ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी का असर भारतीय बाजारों पर। हफ्ते की एक्सपायरी के दिन दबाव में कारोबार 15,800 के नीचे। आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ रिकवरी आएगी, संभलेंगे और क्लोजिंग क्या ठीक हो पाएगी या फिर रहेंगे प्रेशर में? लेंगे इस सवाल का जवाब, एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी और कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे कि इस गिरावट में आपको क्या करना चाहिए और कहां पर आएंगे बाजार के लिए अहम सपोर्ट लेवल्स। सबसे पहले बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? दीप, बड़ी बात यही है कि बाजार में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। दिन के निचले स्तरों की तरफ है बाजार 125 अंक फिसल कर 150 अंक फिसल कर निफ्टी अब आपके लिए 15,700 के करीब आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 15,300 के आसपास है। यहां पर लगभग 500 अंकों का नुकसान है और ये नुकसान होता दिख रहा है पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट्स की वजह से। एक बार पहले हमारे बाजार की बात कर लें, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर डालेंगे। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज फिर से लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो ब्रॉडर मार्केट में उतनी समस्या नहीं है, उतनी बिकवाली, उतना डर नहीं है जितना कि निफ्टी और सेंसेक्स में। हालांकि लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी बिकवाली जरूर आती हुई दिखी है। सभी सेक्टर्स में बिकवाली का माहौल है। मेटल्स ग्लोबल मार्केट्स के मूड के साथ ज्यादा गिरे हैं। पीएसयू बैंक, फार्मा, ऑटो सब कुछ कमजोर होते हुए नजर आए हैं और ये कमजोरी आई है पूरी की पूरी इंपोर्टेड बाहर से। डाउ फ्यूचर्स अब 350 पॉइंट नीचे होते हुए दिख रहे हैं। तो अमेरिका से जो कमजोरी के संकेत आ रहे हैं वही बाजारों पर दबाव बना रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स कमजोर होंगे तो थोड़ा असर उसका आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। तो डाउ फ्यूचर्स आप देख सकते हैं 1.25%, लगभग 400 अंक इस वक्त कमजोर है। यूरोप के बाजार 1.5% गिरे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी भारतीय बाजारों पर इस वक्त हावी होती हुई दिख रही है। जी दी, बिल्कुल सर। तो कैसे समझें सर ये जो वीकनेस आई है? परसेंटेज टर्म्स में देखें तो खैर 1.25% की है, बट ऑफ कोर्स पॉइंट वाइज देखें तो ज्यादा है। 400 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी अब 500 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है और निफ्टी भी 150 पॉइंट फिसल चुका है। ये ग्लोबल फैक्टर्स और साथ में वीकली एक्सपायरी का कॉम्बिनेशन है। कैसे देख रहे हैं सर इस गिरावट को? ग्लोबल फैक्टर्स और वीकली एक्सपायरी का कॉम्बिनेशन है दीप, और वीकली एक्सपायरी नहीं होती तो शायद हम थोड़ा और ज्यादा गिरते हैं। यह हमारी वीकली एक्सपायरी है जिसने बाजार को बचा रखा है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों पर होती हुई दिख रही है क्योंकि सुबह जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स थे तो बहुत ज्यादा कमजोर थे नहीं और उसके बाद वहां से खरीदारी बनती हुई नजर आई और वहां से एक्शन होता हुआ दिखा। एक बार आप ऊपर 15,900 के करीब पहुंचे भी। देखिए, रेंज बाउंड ट्रेड में जब रेंज के ऊपरी सिरे पर है, ग्लोबल मार्केट्स खराब हो तो थोड़ा आपको अलर्ट और थोड़ा फास्ट होना पड़ता है। अपनी पोजीशन उस हिसाब से आपको चेंज करनी होती है, कम करनी होती है या फिर शॉर्ट साइड पर बनानी होती है। मेरा ख्याल ये है कि ऊपरी स्तरों से निचले तरफ जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी तो हो सकता है आपको 1-1.5 दिन कमजोरी देखने को मिले जिसमें आज कुछ हो गया और अगर आज अमेरिका कमजोर रहता तो कल थोड़ा और एक्शन हो सकता है। तो आपको अहम सपोर्ट लेवल पर नजर रखनी है और मेरा ये समझना है पहला सपोर्ट लेवल जो अब यहां पर है वो 15,625 से 15,675 की रेंज में वो होल्ड होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। तो 15,625, 15,675 अगली सपोर्ट रेंज है और ऊपरी स्तरों पर वही है। अब 15,800, 15,875 की रेंज है जहां पर आपको बार बार दबाव दिखेगा। डेटा थोड़ी देर में तैयार हो रहे हैं, मैं उस पर भी विस्तार से बातचीत करूंगा, लेकिन पूरी तरह से जो कमजोरी है वो ग्लोबल मार्केट्स के दम पर आती हुई दिखी है और खाली एशिया की कमजोरी होती है जैसा कि सुबह थी, उसको हमने बचा लिया। रिकवरी भी हुई, मजबूती के साथ हुई, एक बार लोगों को निकलने का मौका भी मिला। लेकिन एशिया के साथ जब अमेरिका के फ्यूचर्स कमजोर हो, डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट कमजोर हो, तो इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि उसके बाद तो बाजार हमारे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत असर तो डालेंगे। तो डाउ की कमजोरी बाजार पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। सिंपल यही है। जी दी, बिल्कुल सर। तो ग्लोबल कमजोरी और स्पेशली जो अमेरिकी फ्यूचर्स में चल रहा है वो हावी पड़ती हुई दिख रही है। 500 पॉइंट नीचे सेंसेक्स भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो कमजोरी इस समय बाजार पर हावी होती हुई दिख रही है। आइए फिर थोड़ी देर में एक्सपर्ट से भी करेंगे चर्चा, अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी जानेंगे, पर उससे पहले आज के खबरों वाले शेयर्स पर नजर डाल लेते हैं और साथ ही आने वाले दिनों के लिए अहम इवेंट्स मानसी और वरुण के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज शाम 5 बजे जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उस पर नजर रहेगी। इसके अलावा टीसीएस के नतीजों के साथ पहली तिमाही के नतीजों की शुरुआत आज से हो जाएगी। कल जीआर इंफ्रा और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के आईपीओ बंद होते हुए दिखेंगे। डेल्टा कॉर्प के नतीजे भी कल आते हुए दिखेंगे। डॉक्टर रेड्डीज लैब, नवीन फ्लोरीन, ट्रेंट एक्स डिविडेंड कल ट्रेड करेंगे और शनिवार के दिन यानी कि 10 तारीख एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे आने वाले हैं। तो क्लियरली कह सकते हैं कि पहली तिमाही Q1 FY22 के नतीजों की शुरुआत आज से ऑफिशियली होती हुई दिखेगी।
ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए वरुण से जानते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स भी। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो श्याम मेटालिक्स इस कंपनी के नतीजे हैं और जैसे कि हमने आपको पहले ही नाक में बताया था कि नतीजे दमदार आएंगे और नतीजे दमदार आए हैं। रेवेन्यूज 170% बढ़े हैं। एबिटा जो है 3.3 टाइम्स हुआ है। एबिटा मार्जिन 18% से बढ़ के 26.6% और मुनाफा जो है 80 करोड़ से बढ़ के 388 करोड़ पे आया। तो दमदार नतीजे श्याम मेटालिक्स ने पेश किए हैं। आईसीआईसीआई प्रू इस कंपनी का भी क्वार्टरली अपडेट आया है। Q1 में बिक्री जो है 48.1% बढ़ी है और प्रीमियम जो है उसमें 70.6% की बढ़ोतरी देखने मिली है। टाटा मोटर्स की तरफ से ग्लोबल बिक्री के आंकड़े आए हैं। इस कंपनी की Q1 में ग्लोबल बिक्री जो है 34% बढ़ी है। ग्लोबल होलसेल कमर्शियल व्हीकल की बिक्री जो है 355% बढ़ी है और ग्लोबल होलसेल पैसेंजर व्हीकल की बिक्री जो है उसमें 102% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। जाहिर सी बात है, लो बेस का बड़ा फायदा इस कंपनी को मिला है। L&T इन्फोटेक क्यू लॉजिक का अधिग्रहण जो है इस कंपनी ने पूरा कर लिया है। एलेम्बिक फार्मा डिप्रेशन की एक दवा के लिए इस कंपनी को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। स्पाइस जेट ये कंपनी 42 नई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है वो शुरू करने वाली है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है। इसके बाद इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी भी देखने मिली। टेक महिंद्रा पैलो आल्टो का के साथ इस कंपनी ने करार किया है। साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए इस कंपनी ने पैलो आल्टो के साथ करार किया है। जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे कैर ने इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म डेट की रेटिंग है उसको AA- से बढ़ा के AA कर दिया है। और आखिरी में MTNL, यहाँ पे LIC ने हिस्सा घटाया है 13.27% से बढ़ा के 13.12% किया है। लेकिन यहाँ पे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन ने करीब करीब 1.12% के आसपास का स्टेक जो है इस बैंक का हो चुका है। तो ये भी एक MTNL को लेके अपडेट है। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स और कुछ अपडेट्स आते हुए जहां पर आपको रखनी है नज़र। ढेरों स्टॉक्स हैं एक्शन में। ऑफ कोर्स दोनों तरफ का मूवमेंट बाजार में होते हुए दिख रहा है और साथ ही हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स पर प्रेशर है बट कुछ स्टॉक्स होल्ड आउट भी कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप हालांकि ऊपरी स्तरों से ये भी फिसले हैं बट यहाँ पर भी मूड माहौल बना हुआ है कुछ शेयरों में। तो आइए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या करना चाहिए बाजार में इस समय। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, हिमांशु साहब और संदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजर डालते हैं कहाँ पर थोड़ा एक्शन और ज्यादा होते हुए दिख रहा है। सबसे ज्यादा एक्शन तो आपको सेल में ही दिख रहा है। अच्छे मोमेंटम में कल आया था और बढ़िया मूवमेंट भी दिखा रहा था पर उसके बाद आज ये मोमेंटम पूरी तरह से जाते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, क्या करें सेल में? कल की तो तेजी अच्छी थी पर आज जिस तरह से ग्लोबल माहौल बिगड़ा है ये भी फिसलते हुए दिख रहा है। सपोर्ट्स के आसपास है 123 के लेवल पर या और गिरावट देखते हैं? दीपांशु, सवाल मेरे से किया आपने? जी कुणाल जी, आपसे सवाल है सेल पर। हाँ दीपांशु, देखिए सेल का चार्ट बहुत जबरदस्त है। कल एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिखा, उसके बाद आज आपको पूरे बाजार के साथ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेजर लेवल्स के ऊपर अभी भी स्टॉक टिका हुआ है और ये जो मेजर लेवल्स हैं ये 121 के आसपास हैं। 121, 121, 122 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता ये सपोर्ट तुरंत भंग होगा। इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। सपोर्ट के बिल्कुल करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने की राय। आपने आसानी से जवाब दे दिया, लेकिन जिस तरह से आपने सवाल किया कि क्या ये सवाल मुझसे, तो मुझे एक बार तो डर लगा। अच्छा हुआ दीप ने पूछा, मैंने पूछा होता तो शायद आप ये बोलते थे आपकी जरूरत कैसे हुई ये सवाल पूछने की मुझसे, इतने गिरते हुए मार्केट में मेटल शेयर पे आप राय पे ले रहे मेरी। तो कम से कम मैं बच गया। दीप, आप तो भोले हैं, एकदम मासूम है, तो इसलिए आपको छोड़ दिया कुणाल जी ने, बच गए। लेकिन चलिए, जो मेटल शेयर का बुरा हाल है वो हाल क्यों है वो भी जान लीजिए। अच्छा, मेटल शेयरों का ही क्यों, मार्केट का भी थोड़ा हाल खराब है, थोड़ा खराब है, कुछ लोगों के लिए ज्यादा खराब है। लेकिन इस खराबी की वजह जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ है बताने के लिए तैयार कि क्यों दुनिया भर के बाजारों में आज कमजोरी का माहौल है, क्यों डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वरुण, आपकी शर्ट और आपके विचार मेल नहीं खा रही है बिल्कुल भी। डेफिनेटली अनिल जी, सुबह कुछ और सोच के मैंने ग्रीन शर्ट पहनी थी, पता होता तो रेड शर्ट पहन के आता। लेकिन चलिए, मैं रीजन आपको बताता हूँ। तो देखिए, 4 बड़े रीजन है जिसकी वजह से आज मार्केट में गिरावट आई है। सबसे पहले तो अमेरिकन फ्यूचर, जैसे कि आपने कहा कि डाउ फ्यूचर में अच्छी खासी गिरावट आई है। आपने फेड के मिनट्स अगर सही से देखे होंगे तो उसमें इन्फ्लेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।
और इसके वजह से आपने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट देखने मिली है। इनफैक्ट मुझे याद है बॉन्ड यील्ड्स 1.6 के आसपास चली गई थी और अब देखिए 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है 1.25% के आसपास आ चुकी है। 5 महीनों के ये निचले स्तर पे आ चुके हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और बॉन्ड यील्ड्स के गिरने के चलते जो इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स जो है वहां पे गिरावट देखने मिल रही है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स में इस तरह की घबराहट देखी जा रही है। दूसरा, चीन और हांगकांग के बाजार भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी अच्छी गिरावट है। वहां हुआ क्या है, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स है ना, उनमें भारी भरकम गिरावट आ रही है, क्योंकि इन स्टॉक्स खासकर अगर आप देखेंगे तो अलीबाबा, दीदी, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जिनमें आपको भरपूर गिरावट देखने मिलेगी। इनफैक्ट फेब से अब तक अगर आप देखेंगे तो 30% के आसपास की मार्केट वैल्यू जो है इनकी साफ हो चुकी है। दरअसल चीनी प्रशासन ने टेक्नोलॉजी शेयर जो है उन पे सख्ती लगाई है। यूएस में लिस्ट होने वाली जो कंपनीज है उन पे सख्ती लगाई गई है और उन पे जो नियम है उनको कड़ा कर दिया गया है। और आपको याद होगा कि इसी साल दरअसल चाइना का 5th जो 5 ईयर प्लान है अगला, वो भी आने वाला है और उसमें टेक्नोलॉजी पे कहीं ना कहीं फोकस किया जाने वाला है। और उसके पहले इस तरह का कदम उठाना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है सभी के सभी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे भी डाल रहा है। और आपने देखा कि करीब इन कंपनीज के मार्केट कैप में करीब 2 लाख करोड़ के आसपास की गिरावट आई है। तो ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एशिया कमजोर है। इसके अलावा कोरोना के जो मामले हैं कुछ जगहों पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टोक्यो में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। ओलंपिक शुरू होने वाले थे 22 तारीख को आने वाले दिनों में, और उसके पहले कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी जो है वो लगाने की बात की जा रही है। 22 अगस्त तक ये इमरजेंसी जो है वो लागू रहेगी। सिर्फ यही नहीं, साउथ कोरिया में अब भी अगर आप देखेंगे तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और कोरिया एक ऐसा देश था जिसमें कहीं ना कहीं जो कोरोना के मामले थे वो काफी कम थे, उन्होंने काफी बेहतर हैंडल किया था, लेकिन वहां भी अब मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी 1 हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया गया है। तो इसका इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है। और कच्चा तेल, ये भी मूड बिगाड़ रहा है, क्योंकि ओपेक प्लस में कोई भी समझौता नहीं हो रहा है, कोई डिसीजन वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसके चलते अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल जो है वो भी लगातार प्रेशर में है। और इकोनॉमिक्स जिस तरह से अब कहीं ना कहीं डर लग रहा है इकोनॉमिक्स को लेके, उसके चलते भी कच्चा तेल कहीं ना कहीं गिर रहा है। तो कमोडिटी साइकिल जो है उसको भी लोग मान रहे हैं कि शायद फिजल आउट हो सकता है, और इसके लिए भी आप देख रहे हैं गिरावट है। तो ये 4 रीजन है, अमेरिका, चाइना, कोरोना, कच्चा तेल, जिसकी वजह से मार्केट्स में घबराहट है। तो तेजी के लिए कोई रीजन नहीं वरुण, कोई मतलब ऐसा नीचे से रिकवरी आए, कुछ अच्छा हो जाए, इसके लिए कोई रीजन नहीं? नहीं अनिल जी, अभी तक तो ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं ओवरनाइट अगर कोई रीजन आ जाए तो। हमारा रीजन सीजन चल रहा है, हो सकता है कि वहां से कोई रीजन मिल जाए, टीसीएस के नतीजे आ जाए अच्छे तो। चल चलिए, तो फिलहाल जो कमजोरी के कारण है चाइना के हैं, अमेरिका के हैं, जापान में भी कोरोना के मामले फिर से बढ़कर आते हुए दिख रहे हैं। ये सब है, कच्चे तेल को लेकर किसी तरह के कोई डिसीजंस हो नहीं पा रहे हैं। ये सारी चिंताओं के बीच में देख लेते हैं कितने चिंतित हमारे जैन साहब हैं, या जैन साहब इसको रनिंग करेक्शन के तौर पर देखें। जैन साहब, स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, दुख, चिंता, ऐसे कोई शब्द है आपके डिक्शनरी में? सिर्फ आज के लिए। देखिए अनिल जी, चिंतित तो रहना ही चाहिए। देखिए जिस तरीके से 15,900 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर, अगर टेक्निकली देखें तो देखिए ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है। तो ग्लोबल क्यूज नेगेटिव होने की वजह से जापान वाली न्यूज है, या अमेरिका के हैं, या फिर चाइना, इनफैक्ट वो चाइना वाला फैक्टर बड़ा फैक्टर है, ऐसा नहीं कि उसको लाइटली ले। और क्रूड ऑयल, और फिर एक मॉनसून का फैक्टर भी मैं ऐड करूंगा। तो क्योंकि मैं कोई एक सर्वे ऐसी भर रहा था तो मुझे नेगेटिव के फैक्टर्स बहुत जल्दी जल्दी मिले, और पॉजिटिव्स में बस 2 ही चीज मिली है, वह सेंटिमेंट्स जो कि बहुत पॉजिटिव है, और लिक्विडिटी जो कि बाहर से भी आ रही है, और डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी इस मार्केट की तरफ अट्रैक्टेड हो रही है। और कुछ इस बार क्या रिटेल वाला भी, जो क्रांति वर्ड शायद आपने आज यूज किया था, रिटेल की क्रांति है, तो उसका भी एक देखने को मिलता है कि जल्दी से लोग भागते नहीं है। पहले क्या होता था, करेक्शन आता था और लोग अपना माल बेच के भाग जाते थे, बट इस बार लोगों ने बहुत सूझबूझ के साथ पोस्ट कोरोना, मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंसेस आए हैं ओवरऑल पूरे इन्वेस्टमेंट बिहेवियर और कल्ट में। तो उसका भी एक, और एसआईपीज और वगैरह देखते हैं तो उन सबका भी पावर है। सो लेट्स सी। और कुछ एफआईआई पिछले 2-3 दिनों में थोड़े पॉजिटिव हुए हैं। सो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डरना चाहिए, बट यस 15,900 को आप क्रॉस करना डिसाइसिवली, मेरी तो नजरें उसके ऊपर बनी हुई है। कल एक अच्छी क्लोजिंग जरूर दी थी। सो हमें लगता है कि जो ब्रॉड बेस्ड मिड कैप और स्मॉल कैप है वहां पे बिल्कुल एक्शन रहेगा, तो बने रहे बस। बिल्कुल मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन बना रहेगा, बट थोड़ा आप इंडेक्स लेवल पर इस समय दबाव आते हुए देख रहे हैं। सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है निफ्टी 15,700 को फिलहाल डिफेंड कर रहा है।
35,300 के करीब निफ्टी बैंक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट उसके नीचे है इस समय। पर जैसा जैन साहब ने कहा, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी तेजी है। और एक स्टॉक जो उछल कर आ रहा है, वेस्ट लाइफ। सुमित जी, इस पर नजर डालें, काफी समय से एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है और आज 6% का उछाल है। अब ये जोमेटो को आईपीओ आ रहा है, उसकी वजह से या कुछ और रीजन है पता नहीं, बट वेस्ट लाइफ पर नजर डालिए, 5.5% ऊपर। क्या राय देंगे सुमित जी? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए स्टॉक में ब्रेकआउट तो है, रिसेंट के हाइज तो ब्रेक हो चुके हैं और स्टॉक अब यहां से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 575 580 ये इमीडिएट टारगेट्स होंगे। हो सकता है 600 रुपए तक के लेवल भी स्टॉक के अंदर दिखाई दे, तो जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें। 540 545 के आसपास फ्रेश बाय भी बनता है, नीचे में 530 का स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में 575 से 580 तक के लेवल वेस्ट लाइफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 575 580 के लेवल्स वेस्ट लाइफ में आते हुए दिख सकते हैं। नजर रखते हैं इस काउंटर पर। आइए क्लोजिंग शो का पहला बिगुल एज ऑलवेज वागले साहब के लिए। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मार्केट का डायरेक्शन तो नीचे है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक व्यू क्लियर नहीं है, ज़्यादा सेल कॉल्स भी नहीं आ रहे, लेकिन मेरे रडार पर अभी अभी एक सेल कॉल आया है। स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी। 230 के जैसे ये सपोर्ट ब्रेक करने की तैयारी है, अभी 230 के आसपास है। मुझे लगता है मैं 3 साढ़े 3 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा और मुझे 220 तक की डाउनसाइड दिखाई दे रही है। ओके, तो 230 के लेवल्स आपको मदरसन सुमी पर आते हुए दिख सकते हैं। माफ 220 बोला आपने वागले साहब, क्या लेवल था जरा फिर से बताएंगे? 220 का मेरा टारगेट है, 233.50 का मेरा स्टॉप लॉस है। ओके, तो 230 पर है टारगेट, 230 पर है स्टॉक, 220 का लगाना है टारगेट। ये है मदरसन सुमी पर बिकवाली की राय। 233.50 पर आप लगा सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। चलिए, मदरसन सुमी को बेचकर चलना है। आइए देखते हैं हिमांशु जी को कौन सा ट्रेड पसंद आ रहा है। बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। देखिए, इस कमजोरी के माहौल में भी यहाँ पर आईटी का एक स्टॉक है जो एक अच्छी तेजी दिखा रहा है और उसमें अभी एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LTTS। यहाँ पर जो चार्ट फॉर्मेशन है वो काफ़ी पॉजिटिव है। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर अभी कुछ मिनट पहले आते हुए नजर आया है। तो 2970 2972 के करंट लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। 2940 2940 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 3020 और 3050 तक के टारगेट मुझे लगता है कि LTTS में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। सुबह से ही स्टॉक अच्छा गेंस को होल्ड कर रहा था और अभी यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है। और साथ ही साथ दीपांशु जी, अभी आपने वेस्ट लाइफ की बात की थी, तो जस्ट सिर्फ एक बताना चाहूंगा कि ट्यूसडे के सेशन में यहाँ पर पिक ऑफ द डे के तौर पर मैं वेस्ट लाइफ को रिकमेंड करके गया था, लगभग 510 505 रुपए के लेवल्स पर, और एक पॉइंट ऑफ टाइम आज स्टॉक ऑलमोस्ट 9-10% ऊपर था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी दर्शकों को, अच्छे व्यूअर्स को यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आया हो। बिल्कुल, तो वेस्ट लाइफ पर है आपके लिए बढ़िया मोमेंटम। नजर रखिए, इस काउंटर पर तेजी बन रही है। चलिए, आपने वेस्ट लाइफ की बात करी है हिमांशु जी, तो जरा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स पर भी अपनी नजर डालिए, क्योंकि वेस्ट लाइफ में तो 5-6% की तेजी है, स्पेशलिटी 10-12% ऊपर चल रहा है। इस स्पेस पे अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स पर कोई राय हिमांशु जी? दीपांशु जी, काफी पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। आज एक अच्छा रेंज से ब्रेकआउट आते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि यहाँ पर इमीडिएट जो अपसाइड है वो यहाँ पर कम से कम 80 से 82 रुपीज तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने खरीदारी की है, यहाँ पर बने रहने की सलाह है। 6940 69 रुपए 40 पैसे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड भी किया जा सकता है, और फ्रेश खरीदारी के लिए भी इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 80 से 82 रुपीज तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल, तो नजर रखिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, जोमेटो, यहाँ पर आपको एक्शन माफ कीजिएगा, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और वेस्ट लाइफ एक्शन बन रहा है। जोमेटो के IPO अगले हफ्ते खुलने वाली है। मिड कैप IT पर मोमेंटम है। L&T टेक्नोलॉजीज की बात करी हिमांशु जी ने, साथ ही कोफोर्ज पर भी रखिए नजर। बंसल जी, कोफोर्ज पर जरा राय दें, यहाँ पर भी मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है 3% ऊपर। देखिए दीपांशु, नए हाइस पर है स्टॉक, नए हाइस पर है
ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिनके पास है होल्ड करें। करेक्शन पे खरीदारी की राय होगी। ये स्टॉक तो बिल्कुल भी मार्केट की वीकनेस में वीक नहीं हो रहा है, तो जिनके पास है बने रहें और करेक्शन पे ऐड करें। बिल्कुल, तो अगर है आपके पास तो बने रहें और करेक्शन में ऐड करें। बट एसेंशली ये एक स्पेस है जो बाजार को होल्ड अप करते हुए दिख रही है। मिड कैप आईटी काउंटर्स, एल&टी टेक, कोफोर्ज, एल&टी इन्फोटेक, हालांकि एक्स डिविडेंड एडजस्टमेंट हुआ था, फिर भी ये काउंटर मूवमेंट में है। एनआईटी लिमिटेड के लिए कुछ खबर आ रही है। एक्सिस बैंक के साथ एनआईटी लिमिटेड का करार होते हुए दिखा है। कुछ डिटेल्स हैं इस पर जो थोड़ी देर में नजर डालेंगे, बट एनआईटी लिमिटेड पर भी नजर डालिए। स्टॉक फिलहाल कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, 1-1.5% की तेजी जरूर दिखा रहा है, अब रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। तो अब खबर का रिएक्शन एनआईटी लिमिटेड पर आपको आते हुए दिख रहा है। एक स्पाइक आया है इस समय जहां तक एनआईटी का सवाल है। आइए जानते हैं इस चार्ट में क्या चल रहा है और राय क्या बननी चाहिए एनआईटी पर। हिमांशु जी, ये भी आपने रिसेंटली रेकमेंड किया था, कैसे देखते हैं एनआईटी के चार्ट को और ये खबर पर रिएक्ट भी कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? दीपांशु जी, बिल्कुल एक अच्छी तेजी स्टॉक में आते हुए नजर आई। उसके बाद मामूली सा एक यहाँ पर थोड़ा सा डिप आते हुए नजर आया है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर 285 रुपए का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है जिन लोगों के पास ऑलरेडी पोजीशन है, या फिर फ्रेश पोजीशन बनानी है। 285 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में 312-315 रुपए का यहाँ पर पहला टारगेट है, लेकिन इवेंचुअली पोजिशनली मुझे लगता है कि यहाँ पर 350 रुपए तक के टारगेट भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 350 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। एनआईटी लिमिटेड पर भी डालिए नजर। ई क्लर्क्स पर भी मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, अपने लाइफ हाई के करीब ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। और जैन साहब, आपकी पिछले महीने की रिकमेंडेशन है, मिड कैप आईटी में मोमेंटम आ रहा है, क्या समय आ गया है कि यहाँ पर थोड़ा रोटेट करना चाहिए? और अब तो नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है और सबसे पहले आईटी के ही नतीजे आएंगे, क्या करना चाहिए सर? सॉरी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मिड कैप आईटीज, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त माहौल बना हुआ है। और जिस तरीके से आप देखिए डॉलर स्ट्रांग हुआ है तो उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। और आज अब टीसीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उसके बाद एक मोमेंटम बनेगा। सो आई एम वेरी बुलिश। ई क्लर्क्स तो आपने सही पकड़ा, इतना ज्यादा चल जाएगा मुझे भी उम्मीद नहीं थी, और ऑलमोस्ट डबल हो गया जहां से रेकमेंड किया 1 महीने के अंदर अंदर। और अब हमें जो देखना है, एफएसएल है या फिर ये भी जो कॉल सेंटर रिलेटेड और वो जो भी बिजनेसेस है बीपीओ रिलेटेड, वहां पे भी एक पॉजिटिव न्यूज आई थी। तो हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन है, वहां पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। सो ओवरऑल सोनाटा सॉफ्टवेयर, फिर आपके जेंसार टेक्नोलॉजीज, तो ये सारे स्टॉक्स। और इवन एनआईटी की भी जो ये न्यूज है बहुत पॉजिटिव न्यूज है, और एनआईटी के भी फंडामेंटल्स बहुत जबरदस्त इंप्रूव हुए हैं। एक तो बड़ा एक सेल आउट हुआ ही था उनका स्टेक का, कोफोर्ज एनआईटी टेक का, और उसके बाद से नंबर्स भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। सो आई थिंक आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर। एंड जो भी ले रखे है डरना नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप जहां पे भी नीचे आए, भले ही वो आईटी हो या फार्मा हो, वहां पे खरीदारी ही करनी है। डरे ना, आईटी फार्मा में खरीदारी करने का मौका, निचले स्तरों पर तेजी करके चलें आप, ये राय है जैन साहब की आपके लिए। तो बीपीओ वाली कंपनियां ये मजबूती के साथ करेगी काम। आइए एक बड़ी और अहम खबर की तरफ करते हैं फोकस। कच्चे तेल के बढ़ते हुए दाम हमारे लिए, विशेषकर पूरे देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। इससे निपटने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी सरकार की तरफ से बनती हुई दिख रही है। इसी का पूरा ब्यौरा लेकर आए हैं हमारे संवाददाता चेतन भूटानी। चेतन, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर वेरी गुड आफ्टरनून। जो ये खबर हम बताने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कंपनीज़ के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको इस टाइम पे बता रहे हैं वो कि आज शाम को 5 बजे जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग होगी, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स चलाने और ऑपरेट करने का मौका दे सकती है भारत सरकार। इनफैक्ट स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स जो भारत सरकार के पास ज़्यादा नहीं है अभी, और इनफैक्ट और ज़्यादा बनाने की जो तैयारी है भारत सरकार की कर्नाटका में और उड़ीसा में, उसको भारत सरकार अब ये चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स आएँ और उसको मैनेज करें। जिसका मतलब ये रहेगा सर कि हम आने वाले समय में देख सकते हैं कि पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे भारत सरकार जल्द ही लीज आउट करेगी अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स, क्योंकि कर्नाटका में और उड़ीसा में भारत सरकार चाहती है कि एक ऐसे ऑयल रिजर्व्स बने कि आने वाले समय में हम भारत के पास इतना ऑयल रिजर्व्स हो कि अगर ग्लोबल प्राइसेस अगर हाई हो रहे हैं तो उसके चलते भारत में पुराने रेट पर तेल बेचा जा सके और हिंदुस्तान के पास सफिशिएंट अमाउंट का क्रूड ऑयल रहे। जिसके मतलब ये है कि कंसोर्शियम या फिर प्राइवेट फर्म्स इसमें हिस्सा ले सकती हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा भारत में। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि
स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि इनफैक्ट जो 2 नए ऑयल रिजर्व्स भारत सरकार बना रही है वो 47.8 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड संभाल पाएगा, और अभी भारत सरकार का जो प्लान है वो 5.3 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर 11.83 क्रूड रिजर्व्स करने का प्रोग्राम है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी खबर रहेगी कंपनीज़ के लिए भी और भारत के लिए भी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भारत को होती है, और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये इशू भी रिजॉल्व होएगा। तो आज शाम को 5 बजे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इस प्रपोजल को टेकअप करेगी। ओके, तो बड़ा डेवलपमेंट आ सकता है। भारत के तेल रिजर्व्स को बढ़ाने की बात चल रही है। और अनिल जी, मुझे याद है जब पिछले साल कच्चे तेल में भारी गिरावट आई थी तब भी बात चल रही थी कि इतना फायदा भारत नहीं उठा पा रहा है क्योंकि हमारे रिजर्व्स काफी लिमिटेड हैं। तो जैसे चेतन बता रहे हैं, दामों की फ्लक्चुएशन में काफी मदद मिल सकती है। कैसे देखें सर इस बड़ी खबर को? लेकर आए और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। आज कैबिनेट की जो बैठक होने वाली सीसीए की, उस बैठक में इसकी मंजूरी दी जा सकती है कि 2 नए ऑयल रिजर्व को मंजूरी दी जाएगी और इसमें कंसोर्शियम होगा। निजी कंपनियां ये ऑयल रिजर्व बना सकती है और ऐसे में हमारे देश की बढ़ते हुए कच्चे तेल के वजह से जो दिक्कतें होती है उसके प्रति ज़्यादा आत्मनिर्भरता होती हुई दिखेगी। तो जो कच्चे तेल के दाम जब भी बढ़ जाए तब ये रिजर्व आपके काम आते हुए दिखेंगे। अच्छी बात दीप इसमें यह कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी ली जा रही है। पीपीपी मॉडल पर ये किया जाएगा, तो इसका मतलब क्लियर कट है ये सिर्फ सरकारी कंपनियों के साथ नहीं होगा, काफ़ी ऐसी प्राइवेट कंपनियां भी होगी जो इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। वो कौन सी सरकारी प्राइवेट कंपनियां होगी, किस तरह से पार्टिसिपेशन होगा ये आपके सामने थोड़े वक्त में आता हुआ दिखेगा। लेकिन कर्नाटक और ओडिशा ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरह के रिजर्व बनाए जा सकते हैं और ये 2 नए ऑयल रिजर्व वाकई में सबसे बड़ी बात यह कि एक डायरेक्शन के लिहाज से ये एक बड़ा कदम है जो चेतन इस वक्त बता रहे हैं। देखते हैं आज की कैबिनेट की बैठक में, सीसीए की बैठक में क्या कुछ आगे होता है, लेकिन ये एक बड़ा डिसीजन है जो सरकार आगे करने जा सकती है और इस पर आपको फोकस करना चाहिए। ये है आपके लिए डेफिनेटली एक बड़ी खबर है जिस पर फोकस करना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो बड़ी खबर है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को लेकर जहां पर फोकस करने चाहिए। ये एक एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस की तरफ से आपको आती हुई। रिजर्व्स 5.33 MT से बढ़ाकर 11 MT से ज़्यादा करने की बात चल रही है और पीपीपी मॉडल का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। आइए फिर नजर रहेगी इस बड़े डेवलपमेंट पर और किस तरह से इस पर निर्णय लिया जाता है आज शाम की कैबिनेट बैठक में। पर तब तक आईटी स्टॉक्स पर फोकस है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट अर्निंग सीजन शुरुआत हो रही है टीसीएस के नतीजों के साथ। तो आइए एक बार जान लेते हैं टीसीएस का बाजार से क्या अनुमान है। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, तो टीसीएस से जो है मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं बाजार की। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह का एस्टिमेट्स हम निकल कर ला रहे हैं आपके सामने, तिमाही आधार पर अगर आप देखें तो कंपनी की जो आय है खासकर रुपी टर्म्स में वो करीब 5% बढ़ती हुई दिखेगी और साथ ही जो डॉलर आय है वो 4% बढ़कर 622 करोड़ डॉलर पर आती हुई दिख सकती है। पर दूसरी तरफ अगर आप कंपनी की मार्जिन्स देखें तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि Q1 में कंपनी ने वेतन अपने बढ़ाए हैं एम्प्लॉइज़ के, जिस वजह से इनकी जो मार्जिन्स हैं 26.8% से घटकर 25.5% अब हम एस्टिमेट कर चल रहे हैं। मुनाफा भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, करीब 2-2.5% की बढ़त के साथ 9,450 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा दर्ज किया जा सकता है। बट ओवरऑल आपको इनके नतीजों में ये जो मैंने नंबर्स बताए आंकड़ों के साथ साथ आपको कमेंट्री पर भी ध्यान देना है, जहां पर जो इनका BFSI वर्टिकल है उसको लेकर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, खासकर जो अलग अलग ज्योग्राफीज है, चाहे नॉर्थ अमेरिका कहें या फिर यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, वहां पर किस तरह के आगे के ट्रेंड्स बन रहे हैं, क्या डील पाइपलाइन है वहां पर, और साथ ही जो डिजिटल अभी ट्रांसफॉर्मेशन की बातें चल रही हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं इस एरिया में, उसको लेकर आगे का जो ट्रेंड है वो टीसीएस क्या कहती हैं, वो आगे के लिए भी बाजारों के लिए खासकर आईटी सेक्टर के लिए काफी बढ़िया लीड इंडिकेटर माना जा सकता है। टीसीएस के रिजल्ट्स का अनुमान यहां पर आपको नजर रखनी है। आइए देखते हैं कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, हो तो आज शाम को पता चलेगा और कल सुबह बाजारों का रिएक्शन भी होगा टीसीएस के नतीजों पर। लेकिन आइए उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं कुछ और पिक्स के साथ। तो हिमांशु जी के लिए बिगुल BTST का बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू।
एक कैश सेगमेंट का स्टॉक रडार पर आया है अनिल जी, और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। आर्ली चार्ट्स पर, इंट्राडे चार्ट्स पर अनिल जी यहाँ पर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। VRL लॉजिस्टिक्स में 310-311 रुपए का अनिल जी भाव है। और इंटरेस्टिंगली अनिल जी ये बात है कि वीकली चार्ट्स पर भी 2018 के बाद यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस स्टॉक ने 300-305 के लेवल पर टेस्ट की, और आज के सेशन में जिस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ इस लेवल का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है कि यहाँ से इस स्टॉक में एक बहुत अच्छी तेजी बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगता है अनिल जी। अपसाइड में 345 रुपए तक के बड़े टारगेट, मेरा ऐसा मानना है कि अनिल जी ये स्टॉक 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखा सकता है। तो VRL लॉजिस्टिक्स में अनिल जी करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय है। 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 345 रुपए के टारगेट के लिए VRL लॉजिस्टिक्स यहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन VRL लॉजिस्टिक। आज सारे लॉजिस्टिक स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है और ये स्टॉक भी जबरदस्त दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट VRL लॉजिस्टिक्स तो मजबूत है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके अलावा भी बाकी स्टॉक्स बड़े तेजी के साथ ट्रेड करते दिख रहे हैं। पहले यहां पर खरीदारी करें, 300 रुपए का स्टॉप लॉस, 345 के बड़े टारगेट आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त हिमांशु जी की तरफ से। एजिस लॉजिस्टिक एक और स्टॉक है जो 5% मजबूत है आज के सेशन में। तो सारे लॉजिस्टिक शेयरों में कुछ बड़ी तेजी बनने के संकेत आपको नजर आएंगे। आइए कुछ और संकेत लेते हैं। सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बिगुल सदाबार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर आज की आपकी पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए अनिल जी, 2 पिक्स है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स है खरीदारी करने के लिए। जो पहला स्टॉक है अनिल जी, आज जो दोनों स्टॉक मैंने पिक किया दोनों ही डिफेंसिव सेक्टर से है। जो पहला स्टॉक है वो फार्मा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सिंजीन इंटरनेशनल, जो कि अभी 585-86 का लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी बायोकॉन की सब्सिडरी है। बायोकॉन के डीमर्जर से ये कंपनी बनी थी और ये फार्मा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है और कई मल्टीनेशनल कंपनी, मेनली जैसे ब्रिस्टल मायर्स के लिए इनका एक रिसर्च का करार है और डेडिकेटेड रिसर्च करती है। फिर एमजेन नाम की जो कंपनी है उनके साथ कोलैबोरेशन किया बायोलॉजिक्स के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के कारोबार में एक दिग्गज कंपनी है। मुझे लगता है डेफिनेटली इन लेवल्स पे बिल्कुल इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है। मार्च क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे थे। पैट आया 160 करोड़ का वर्सेस 120 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 21%, अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15% और डेट भी रीजनेबली 0.27 का डेट इक्विटी रेशियो है। और कंपनी का हाल ही में एक मैंगलोर में API का प्लांट भी ऑपरेशनल हुआ है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह। यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में 610 रुपए का और स्टॉप लॉस लगाना है 575 रुपए। 575 स्टॉप लॉस, 610 का टारगेट, करें खरीदारी सिंजीन इंटरनेशनल में। ये है आपके लिए राय सेठी साहब की तरफ से। तो पहला स्टॉक डिफेंसिव स्पेस से फार्मा शेयरों में और यहां पर बिकवाली करने की, माफ कीजिएगा, खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। बिकवाली की राय तो सेठी साहब की तरफ से कभी आती ही नहीं है। वो तो बेचने का सिस्टम रखते ही नहीं है, खरीदने का रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा नोटा का इस्तेमाल कर देंगे, चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बेचेंगे नहीं। बताएं सेठी साहब, दूसरा क्या खरीदना है? दूसरा स्टॉक एक मिड कैप IT स्टॉक है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, मिड कैप IT में आज अच्छा रुझान है और यहाँ से मैंने पिक किया बिरला सॉफ्ट को। ये एक CK बिरला ग्रुप की कंपनी है जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के कारोबार में है। कंपनी हाल ही में इन्होंने एक UK की कंपनी के साथ भी टाई अप किया था जहां उनके लिए ये साइबर रेगुलेटरी रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं। तो मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इस तरह के जो सेगमेंट है उसमें काम करती है जहां की ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। और आपके मार्च तिमाही के नतीजे भी बहुत अच्छे थे। 98 करोड़ का पैट आया वर्सेस 69 करोड़ लास्ट ईयर और एक जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है इस तिमाही के भी नतीजे अच्छे होने चाहिए। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 40-41% की हिस्सेदारी है और DIA-FI अराउंड 34% इस कंपनी में ओन करते हैं, जिसमें कई नामी गिरामी म्यूचुअल फंड्स है जैसे L&T, निप्पॉन, IDFC, इवन आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का भी इस कंपनी में स्टेक है। तो इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 410 रुपए का, स्टॉप लॉस सकते हैं 375 रुपए। 375 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी करनी है बिरला सॉफ्ट में। यह है आपके लिए राय और टारगेट रखें आप 610 का। हाँ नहीं, 610 का सिंजीन का टारगेट है, माफ कीजिएगा, इसका टारगेट 410 का
10 से 10 कन्फ्यूजन हो गया। तो 410 टारगेट, 375 का स्टॉप लॉस, 575 टारगेट, 610 का स्टॉप, 575 का स्टॉप लॉस, 610 का टारगेट। तो ये दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय। तो चलिए ये है सिरी साहब की तरफ से दोनों बेहतरीन पिक्स। दीप, अब 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी कर ली जाए। बिल्कुल सर, 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी के लिए बिल्कुल भी तैयार है। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, बिकवाली का दबाव तो जरूर है। 1% नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं, 425 पॉइंट्स की गिरावट है इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 1% नीचे है। तो सरप्राइजिंगली जो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेज गिरावट हुई है, 1.25% के लेवल पर आई है, उससे डाउ फ्यूचर्स पर तो दबाव समझ में आता है, बट नैस्डैक फ्यूचर्स भी अब गिरते हुए दिख रहे हैं। तो ये चिंता बनी हुई है। 1% नीचे दोनों अमेरिकी फ्यूचर्स आपको दिखेंगे। यूरोप में भी दबाव है, 1.5% तक की गिरावट आपको यूरोप के बाजारों में भी आती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप एशिया में देखेंगे तो जैसा वरुण बता रहे थे, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनीज में जो भारी गिरावट हुई है उसका आप एग्जैक्ट इंपैक्ट देख रहे हैं। हांगकांग में 3% की गिरावट है और चाइना में भी 1% की गिरावट आती हुई दिख रही है। टोक्यो में लग सकता है फिर से इमरजेंसी लॉकडाउन और उसकी वजह से आप देख रहे हैं 1% की गिरावट। तो ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हैं सर, बताएं हमें क्या करना चाहिए इस समय। दीप, जाहिर सी बात है हम भी ग्लोबल मार्केट्स का हिस्सा है, तो अगर सारे दुनिया में कमजोरी होगी तो फिर नेचुरली हम पर भी असर पड़ेगा। तो काफ़ी लोग आज परेशान हो रहे हैं, अचानक ये क्या हो गया। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, सब कुछ मजबूत था, ट्रेंड भी है और है भी, ऐसा कुछ नहीं कि अभी भी कोई अहम लेवल के नीचे जाकर बाजार ट्रेड कराओ। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के साथ आपको देखना भी पड़ेगा चीज़ों में। अगर आप ये सोचें कि सारे ग्लोबल मार्केट्स 1-1, 2-2% गिरे हो, डाउ 400-500 पॉइंट नीचे और हम न गिरे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतनी अकड़ तो हमारी चल नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है हम भी उनका साथ दे रहे हैं, सिंपल सी बात उतना ही है। तो अब पॉइंट सिंपल है, जब आपको दिख रहा है कि अमेरिकी बाजारों में आज थोड़ा कमज़ोर सेशन हो सकता है, कारण जो भी रहे। अब 2 चीज़ें हैं दीप जो अमेरिका से में आपको देखने की ज़रूरत है। पहला, अगर बॉन्ड यील्ड घटकर 1.25 पर आ गया है और मार्केट भी, तो अल्टीमेटली बॉन्ड यील्ड का इतना तेज़ी से घटना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है, ठीक है। तो या तो इक्विटी मार्केट बढ़ने चाहिए या बॉन्ड यील्ड बढ़ने चाहिए, 2 में से एक चीज़ होनी चाहिए। अब क्या होता है, हर एक एसेट क्लास में, हर एक मार्केट में मिनट टू मिनट, डे टू डे कोरिलेशन नहीं होता। आपने 2 दिन पहले भी देखा था, जब बॉन्ड यील्ड तेजी से गिरकर 1.35 पर आए थे तो हम यही कह रहे थे, और उसके बाद उस दिन भले ही डाउ कमजोर था, 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ परसों, लेकिन कल डाउ बढ़कर 100 पॉइंट ऊपर आ गया और उसके बाद S&P और नेस्डेक ने भी कल रात को नया हाई बनाया। सिमिलर सिचुएशन हो सकती है अगर इक्विटी मार्केट्स को तेजी करनी है। एक शार्प करेक्शन के बाद अगर बॉन्ड यील्ड नीचे रहते हैं तो इक्विटी मार्केट्स 1 दिन 2 दिन के बाद वहां बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इक्विटी मार्केट की कमजोरी है तो फिर बॉन्ड यील्ड को बढ़ना पड़ेगा। 2 में से एक चीज तो होगी अगले 2 दिनों में, ये पक्की बात है। अब दोनों में से क्या होती है, इतनी एक्सपर्टाइज नहीं कि हम एकदम से बता दें कि नहीं बॉन्ड यील्ड ही घटे हुए रहेंगे, इक्विटी मार्केट नहीं घट सकते हैं। तो दोनों में से एक चीज होगी। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि बॉन्ड यील्ड घटते हैं तो इक्विटी मार्केट बढ़ते हैं। अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड पर, उस हिस्ट्री के हिसाब से, उसके हिसाब से अमेरिका के बाजार चलेंगे तो शायद 1-2 दिन में सुधर भी जाएंगे। हो सकता है आज का दिन मुश्किल भरा रहे, हो सकता है कल से आपको या सोमवार से फिर से एक्शन आते हुए दिखे। अमेरिका में क्या होगा वो एक अंदाजा लगाने वाली बात है, आपके हाथ में भी नहीं है, सोच के भी बाहर है। आपके हाथ में है, उस पर फोकस कीजिए, वो है आपकी पोजीशन और आपके मार्केट कुछ हद तक, वो भी कुछ हद तक है, पूरे नहीं। अब हमारे मार्केट्स में क्या कुछ है वो देख लीजिए। हम हैं 15,700 पर इस वक्त, ठीक है, और 15,700 से थोड़ा सा नीचे आए हैं। हम एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज में घुस रहे हैं और वो है 15,625 से 15,675 की। देखिए इस पूरे फॉल में जब हमने 15,915 का हाई बनाया और उसके बाद हम नीचे आए तो 15,635 के आसपास का लो बनाया है, ठीक है, वहां से रिकवरी दी है। तो लगभग उस लेवल के आसपास आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। यही पिछले हफ्ते के लो भी है, 15,635 और 15,665, 2 लो हमने बनाए और 2 लो बनाने के बाद हमने 15,900 का 3 बार हाई बनाया। तो इमीडिएटली आप सपोर्ट रेंज के आसपास आ रहे हैं। अगर इस रेंज के नीचे बंद होंगे, 15,675, 15,650 के नीचे आप बंद होते हैं तो रिस्क खुलती है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। और उसके बाद आपकी रिस्क 15,450 से 15,575 की रेंज की खुलती हुई नजर आती है, यानी कि 150-200 पॉइंट की रिस्क खुलती है अगर आज आप 15,675 के नीचे बंद होते हैं। अदरवाइज आज के लिए जितना शायद गिरना था उस रेंज पर हम आ चुके हैं और यहां सपोर्ट लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए वो मैं बताऊं। 15,700 के पुट पर 73 लाख शेयर है, 73 लाख शेयर, और यह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। आज हफ्ते की एक्सपायरी का भी दिन है, आज ही का दिन है जहां एक्सपायरी होनी है।
3 बजे के पहले तक 15,700 के ऊपर बाजार होल्ड करे तो ठीक है, लेकिन अगर 15,700 के नीचे होल्ड करते हैं, जो आप फिसलें अभी दिख रहे हैं, तो 15,625, 15,650 तक आप आराम से आ सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग अनवाइंडिंग और हो सकती है। 15,700 के पुट तक लगभग 1,80,00,000 शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर आ जाते हैं, जिन्होंने पुट बेचे और तेजी की पोजीशन बनाई है, वो रिस्क में है, वो खतरे में, उनकी अनवाइंडिंग का खतरा हो सकता है। तो आपके लिए आखिरी उम्मीद की किरण यही है कि 15,675, 15,700 को आप होल्ड करें 3 बजे तक, और अगर उस लेवल को होल्ड करके ऊपर आ गए, 15,700 के ऊपर की क्लोजिंग दे दिए, तो आप कमजोर हैं, बहुत खराब हो गए हो, गिर गए हो, सब कुछ जीरो कर दें, वैसा अभी तक नहीं हुआ। ऊपर में जाएंगे तो कितना जा सकते हैं? 15,800 के ऊपर की अपसाइड नहीं है। 15,800 पर जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, आप सोच भी नहीं सकते हैं एक ही दिन में। ये तो मंथली एक्सपायरी नहीं है, वीकली एक्सपायरी में ऐसा हाल है, ऐसा तो मतलब पिछले कई मंथली एक्सपायरी में नहीं दिखा है। 1,13,00,000 शेयर हैं 15,800 के कॉल पर, जिसमें 87 लाख 87 लाख शेयर आज ही जुड़ा है। पता नहीं, ये एक जांच का भी विषय है। अचानक से ऑप्शंस में भयंकर ट्रेड होने लगे, हो सकता है मार्जिन सिस्टम जो बदला है उसके चलते काफ़ी लोग अब ऑप्शन में शिफ्ट हो रहे हो, कि जहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रीमियम देकर ऑप्शन में ट्रेड करने को मिल जाता है, और आमतौर पर जनरली ऑप्शन लॉन्ग करना पसंद करते हैं, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो। तो वो एक बड़ा एक्शन है। आप सोचिए 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर आपके 15,800 के कॉल राइटर खड़े हैं, तो वो पार करना मुश्किल है। बस 15,700 होल्ड हो जाए और 15,700 के ऊपर बंद हो जाए, वही अपने आप में अचीवमेंट है इस वक्त के हिसाब से। और मेरा ऐसा समझना है, संभावना ये है 15,675, 15,700 को बाजार क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर पाएगा, ऐसा डेटा कह तो रहे। बाकी एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं ताल ठोक के कह देता कि नहीं, आज इसके नीचे बंद नहीं होगा, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, ऊपर से ग्लोबल मार्केट्स का हाल ऐसा है, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी नहीं कह सकते। देखते हैं 3 बजे तक क्या कुछ होता है, पहली चीज। अब आइए बैंक निफ्टी 35,000 अब अगला सपोर्ट है, जहां 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और 35,500 पार करना अब मुश्किल होगा, क्योंकि 35,500 पर कॉल राइटर्स खड़े हैं 27 लाख शेयरों का, और बेसिकली 35,400, 35,500 इसके जो पुट राइटर्स है 35,300, ये सब ट्रैप हो चुके हैं लॉन्ग पोजीशन में। तो आज इसीलिए जो स्टॉप लॉसेस हम देते हैं दिन के दौरान सारे, वो उसकी वजह यही है। देखिए दिन में नीचे खुले, एक मौका भी मिला ऊपर में आपको एग्जिट करने का, अगर कर पाए तो 15,900 के आसपास निफ्टी पहुंचा भी, 35,800 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचा भी, तो आपको अगर मौका मिला कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए अगर ऊपर में बेचना तो फिर आपको स्टॉप लॉसेस रखना जरूरी है। 35,400 का स्टॉप लॉस दिया था, अगर 35,400 पे भी स्टॉप लॉस रखा होता तो अभी भी आप उस स्टॉप लॉस के लेवल से 250 पॉइंट नीचे हैं। सो डिसिप्लिन रखिए। ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। हमारा विक्स देखिए, विक्स 10-12% ऊपर देखा था, एकदम 12 के लेवल के आसपास 3 दिनों से विक्स एकदम सुस्त पड़ा था, अचानक विक्स में एकदम उछाल आया है, जो बता रहा है कि आगे चलते हुए वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर थोड़े वॉलेटाइल ट्रेड्स के लिए तैयार रहिए, और उसका एक ही तरीका है, अपने स्टॉप लॉसेस आपको ध्यान में होने चाहिए, प्रॉफिट बुक करते चलें और पोजीशन हल्की रखें दिन के लिहाज से भी ओवरनाइट। 2-3 दिनों में जब बाजार सेटल हो जाए फिर आप पहले की तरफ वापस से एक्शन में आ सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो सपोर्ट्स के नीचे हैं, और बैंक निफ्टी पर स्पेशली आप और गिरावट देख रहे हैं। अब 600 पॉइंट्स की फॉल है बैंक निफ्टी पर, जिससे निफ्टी पर भी दबाव आ रहा है। देखते हैं बैंक निफ्टी कहां पर सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। अब यहां से कैसी चाल रहेगी निफ्टी की, ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट डेफिनेटली बाजार में गिरावट का प्रेशर और आपको गिरते हुए दिख रहा है। कुछ बैंक स्टॉक्स पर भी प्रेशर आ रहा है, और बैंक निफ्टी जो 600 पॉइंट नीचे आई है, कुछ बैंक स्टॉक्स पर भी डालते हैं नजर। आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। वागले साहब, क्या करना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में? 640 के लेवल्स पर क्या राय है? यहां से अगला सपोर्ट किधर आता है सर? दीपांशु, मुझे लगता है 630, 633, 633 के आसपास अगला सपोर्ट है, जो ब्रेक नहीं करना चाहिए। समय में बेचने के मतलब यहाँ पर बेचने का मतलब थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है। और कोफोर्ज की आपने बात की, एक्चुअली मुझे उसमें कॉल देना था बट वो बहुत ही तेज निकल गया, तो लेकिन मुझे कोफोर्ज में अभी भी थोड़ा सा अपसाइड लग रहा है। बेचना नहीं है, मैं अभी यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो बेचना तो नहीं है आईसीआईसीआई बैंक को, देखते हैं किधर सपोर्ट आता है। बट रोटेशन डेफिनेटली आप देख रहे हैं, बैंक्स में भी गिरावट है, पर आईटी स्टॉक्स मोमेंटम में आ रहे हैं, और कोफोर्ज नए हाई पर है इस समय। 4,400 के लेवल्स पर आपको कोफोर्ज आते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल इस काउंटर पर मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिख रहा है। एल&टी टेक, एल&टी इन्फोटेक पर भी आपको थोड़ा सा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। सरप्राइजिंगली इंटरग्लोब एविएशन ये भी इस समय होल्ड आउट कर रहा है, हालांकि ऑफकोर्स जिन लेवल्स पर था
वहां से तो आपने वीकनेस बनती हुई देखी ही है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन बन रहा है। नैटको फार्मा 2 दिनों में लगभग 10% फिसल चुका है ये काउंटर। क्या चल रहा है नैटको में वीकनेस की वजह, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट स्टॉक में आते हुए देखिए। दरअसल ये कल की खबर है जहां पे कंपनी यूएस की कंपनी एफएमसी कॉरपोरेशन के खिलाफ एक लिटिगेशन का मामला चल रहा था 2 साल से। ये एग्रोकेमिकल स्पेस में जो CTPR बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उसको लेके ये मामला था और जो यूएस की कंपनी है एफएमसी कॉरपोरेशन, उन्होंने स्यू किया था। फाइनली एफएमसी कॉरपोरेशन के फेवर में ये फैसला आता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते नैटको फार्मा अब ये जो एग्रीकेमिकल का जो प्रोडक्ट है CTPR बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स ये नहीं बेच पाएगा। इसके चलते ये भारी गिरावट आपको देखने मिल रही है। दरअसल आप देखिए इसी साल जुलाई के अंत तक ये जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करने की कंपनी की योजना थी और सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि कंपनी ऑलरेडी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगा चुकी थी, इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और करीब 100 करोड़ से भी ज़्यादा का जो निवेश है वो कंपनी कर चुकी थी। एनालिस्ट ये मान के चल रहे थे और उन्होंने ये जो अपने टारगेट प्राइस है वहाँ पे फैक्टर इन किया था कि इस ये जो केमिकल है या जो इंसेक्टिसाइड्स है इसका कुल मिला के 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर उसमें से अगर आप नैटको फार्मा को लगभग 10% का भी मार्केट शेयर मिलता था आने वाले 2 साल में तो कुल मिला के करीब 200 से 300 करोड़ रुपए तक की जो अतिरिक्त आय है वो मिलने की उम्मीद लगाई जा रही थी। इसके साथ ही मैनेजमेंट का ये भी कहना था कि ओवरऑल एग्रोकेमिकल स्पेस जो इन्होंने नया एक सेगमेंट खोला था यहाँ से आने वाले साल में 10 से 15% तक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिख सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो बॉटम लाइन में 70 to 90 करोड़ का अतिरिक्त जो इम्पैक्ट है वो आने वाला था और एनालिस्ट ने इसको फैक्टर इन कर लिया था। लेकिन अब क्योंकि ये नहीं हो पाएगा, देखना होगा कि क्या इस इन्वेस्टमेंट को जो कि करीब 100 करोड़ से ज़्यादा के हैं इसको अब कंपनी राइट ऑफ करती हुई दिखेगी या फिर किसी और तरीके से इसको यूटिलाइज करती हुई दिखेगी। इसके साथ ही क्योंकि अब अतिरिक्त इनकम नहीं आ रही है तो इसके चलते आने वाले समय के लिए जो एस्टिमेट्स हैं EPS के वो भी कम होते हुए दिखेंगे और इसके चलते आपको भारी गिरावट देखने मिली थी। ये एक अहम प्रोडक्ट था कंपनी के लिए। FY22 में हम बहुत सारे लॉन्चेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कार्डियो और साथ ही डायबिटीज़ से जुड़े हुए जो मेडिसिन हैं वो लॉन्च ज़रूर होते हुए दिखेंगे। रेवलिमिट पर अब बाज़ार का फोकस ज़रूर बनता हुआ दिख रहा है और वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इंसेक्टिसाइड्स ये एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होने वाला था। जुलाई में सबसे ज़्यादा इसकी आय आने का अनुमान लगाया जा रहा था और इसी समय ये लिटिगेशन का फैसला आता हुआ दिखा जो इनके अगेंस्ट था और इसी के चलते ये भारी गिरावट आपको नैटको फार्मा में आते हुए दिखी थी। ओके, तो नैटको फार्मा के लिए परेशानी बढ़ रही है। आज ऑफ कोर्स मार्केट मूड माहौल में भी वीकनेस है, बट उसके अलावा भी कंपनी के कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से वीकनेस और बन सकती है। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूछते हैं उनसे नैटको फार्मा के बारे में। श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून। कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से नैटको पर प्रेशर आ रहा है, 1060 के लेवल्स पर है और गिरावट देखते हैं, कहाँ है इसके लिए सपोर्ट सर? या दीपांशु गुड आफ्टरनून। देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट है इसमें अगर आप देखें तो फार्मा जो इंडेक्स है उसमें हमने वैसे देखा जाए तो अच्छी तेजी देखी और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी हमें काफी अच्छी तेजी देखने मिलेगी। लेकिन चूंकि अभी थोड़ा सा एक करेक्शन का दौर है और नैटको फार्मा अगर आप देखें तो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए नजर आया है, 1150 के ऊपर नहीं जा रहा है और वैसे ही 1000 के करीब काफी अच्छा सपोर्ट है। तो कोई भी करेक्शन है इसमें लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन थोड़ा एक लंबे दौर का चल सकता है और उसके बाद हमें एक अपवर्ड ब्रेकआउट ही इसमें देखने मिलेगा। तो करंट लेवल से अगर पोजीशन है तो मुझे लगता है थोड़ी और ऐड की जा सकती है, या तो जो भी पोजीशन है उसके लिए आप 1000 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में 1150 और उसके बाद मुझे लगता है 1350 के टारगेट्स ये दिखा सकता है। चलिए, तो चार्ट्स तो अच्छी दिख रही हैं इसकी। देखते हैं स्टॉक 1000 तक अगर फिसलता है तो वहां पर सपोर्ट भी लेना चाहिए इस काउंटर को। नैटको फार्मा ये है आपके लिए खबर और चार्ट पर राय। चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, इतने वीक बाजार के अंदर भी मेरे पास बाय का स्टॉक आया है और जो स्टॉक मैं दे रहा हूं उसके अंदर मोमेंटम बाई साइड का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का भाव चल रहा है 283 रुपए और स्टॉक का नाम है राइट्स, RITES। राइट्स के अंदर बाय करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर पिछले 7 से 9 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं।
आज वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा प्राइस एक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि राइट्स के अंदर यहां से ऊपर में 295 रुपए से लेके 305 रुपए तक का मूव जल्दी देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट दोनों में ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। तो 295 और 305 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। 270 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो राइट्स पर करनी है खरीदारी और वीक बाजार में भी स्टॉक पर जबरदस्त मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। 5-7-6% की तेजी अब आपको राइट्स पर आती हुई दिख रही है। तो सुमित जी जैसा कह रहे हैं और तेजी पकड़ सकता है ये वाला काउंटर। नजर रखिए राइट्स पर जिस तरह से एक्शन बन रहा है। एक और स्टॉक जो वीक बाजार में भी होल्ड आउट कर रहा है और फ्रेश गेन्स में आती हुई दिख रही है, टेस्टी बाइट्स। नजर रखिए यूजुअली बाजार के रेडार में कम आता है क्योंकि स्टॉक के प्राइस बहुत ज्यादा है। बट जैन साहब मुझे याद है डेटा मैं चेक कर रहा था, 1 अप्रैल को आपने FY22 के लिए कुछ पिक्स दी थी जिसमें टेस्टी बाइट्स भी इंक्लूडेड था। 18% ऊपर इस समय टेस्टी बाइट्स है, सर्किट की तरफ मूव कर रहा है और आपकी रिकमेंडेड पिक भी है। क्या चल रहा है इस काउंटर में जैन साहब? बिल्कुल, और लास्ट वीक बाजार अगले हफ्ते में भी मैंने टेस्टी बाइट ईटेबल्स दिया था और जब दिया था देखिए मुझे वैल्यू के हिसाब से तो महंगा लग रहा था, बट फिर भी लगता है कि इस मार्केट में क्या होता है कि वैल्यूएशंस के बजाय जब मार्केट वो सेगमेंट चल रहा होता है और जिस तरीके की ये एक MNC है मार्स जैसी कंपनी की, ये होल्डिंग कंपनी के थ्रू इसमें होल्डिंग है, तो मैं तो कहूंगा कि ये एक्चुअली टू मच ऑफ लिक्विडिटी चेजिंग क्वालिटी वाली बात है। और ये स्टॉक जिन्होंने लिया मेरे रिकमेंडेशन पे 7 दिन पहले मैंने 16-17 हजार के लेवल्स पे रिकमेंड किया था और 8,000, 9,000, 11,000, 12,000 लास्ट फरवरी में पहली बार रिकमेंड किया था। तो अजीब सा नाम था और सुनाई नहीं आता था, इस नाम के बारे में लोग जानते नहीं थे, बट अब तो काफी डिस्कशन होता है। सो मैं तो यही कहूंगा कि जिन्होंने लिया है एक बार छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग इतना फास्ट आता तो कर लेना चाहिए, फिर करेक्शन आ जाए तो नीचे के लेवल्स मिलेंगे लेने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज ही सारा कुछ हो जाएगा, बट यस इट्स अ वेरी फैंटास्टिक क्वालिटी स्टॉक। करेक्शंस पे लेने की कोशिश करें, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो करेक्शंस में लेने की कोशिश करें और अगर जैन साहब की एडवाइस पर आपने अप्रैल में खरीदारी करी, फरवरी में या फिर पिछले हफ्ते भी, तो अच्छे मुनाफे बने हैं, तो थोड़ा मुनाफा वसूली भी इस पर आप कर ही सकते हैं। पर टेस्टी बाइट्स पर रखिए नजर। प्रताप स्नैक्स एक और काउंटर है स्पेस से जहां पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, वहां पर भी आप लगभग 4% का उछाल फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है इन स्पेसेस में जहां पर आपको एक्शन अच्छा बनते हुए दिख रहा है। कैश स्टॉक्स जनरली आप देखते हैं रोज कुछ ना कुछ काउंटर्स तो हैं ही जहां पर आपको मोमेंटम आते हुए दिखता है। और राइट्स जो सुमित जी ने अभी बात करी 7% ऊपर ये वाला चार्ट भी आते हुए दिख रहा है। पर इसके अलावा कुछ और काउंटर्स जहां पर मूड माहौल बना हुआ है। वागले साहब जस्ट डायल पर आपसे राय लेनी थी क्योंकि ये स्टॉक अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है। आज सुबह तो ऑफकोर्स अच्छी तेजी बनी थी, थोड़ा हल्का भी हुआ ऊपरी स्तरों से, बट अभी भी मोमेंटम में है। कैसा लगता है सर जस्ट डायल का स्ट्रक्चर इस समय, और एक्शन देखते हैं यहाँ पर? दीपांशु, जस्ट डायल में कोई चार्ट पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये 980 ब्रेक नहीं करता है। मुझे लगता है इसका अप ट्रेंड बरकरार रहेगा। अभी ये माहौल में थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, बट मेरा 1150-1200 का टारगेट पोजिशनल है, तो मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। कुछ हफ्तों का व्यू है ये। ओके, तो कुछ हफ्तों का व्यू देना पड़ेगा जस्ट डायल के लिए। पोजिशनल पिक है बट डेफिनेटली वीक बाजार में भी ये काउंटर होल्ड कर रहा है, तो इस पर रखिए नजर जस्ट डायल आपके लिए। हिमांशु जी, सरप्राइजिंगली आज इंडस टावर्स में थोड़ी मूव आती हुई दिखी है, गेन्स दिखा रहा है 1-1.5% की, 240 का लेवल है। वीक बाजार में अगर होल्ड आउट कर रहा है तो क्या समझे चार्ट से हिमांशु जी? दीपांशु जी देखिए, स्टॉक अपने क्रूशियल सपोर्ट्स के आसपास यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। 235-230 के जोन में मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हैं और उन लेवल्स पर पिछले 4 दिनों की कंसोलिडेशन का आज एक रेंज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में और थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिल सकती है। 248 से 250 रुपए तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, खरीदारी करके चला जा सकता है। 236 रुपए का स्टॉप यहाँ पर एक लगाकर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो 236 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। इंडस टावर्स आपके लिए डेज हाई के करीब ये काउंटर भी इस समय आपको दिखेगा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सुमित जी आपको ये स्टॉक काफी पसंद है, 2.5% ऊपर है HAL इस समय। कोई ट्रेड देखते हैं या फिर पोजिशनल व्यू इस पर? आज ही डिफेंस से रिलेटेड दोनों तीनों स्टॉक में मजबूती देखने को मिल रहा है दीपांशु। BDL, HAL, भारत फोर्ज। मेरे को लग रहा है कि HAL के अंदर धीरे धीरे करके यहाँ से
थोड़ा सा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है और स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। 1125 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। 1125 1130 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलने पे स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा और फिर ऊपर में 1200 से 1250 तक के लेवल आने वाले दिनों में एचएल में देखने को मिल सकते हैं, तो पोजीशंस होल्ड करके चलें। लिए राय एचएल पे कैश मार्केट के स्टॉक्स में अभी भी एक्शन बरकरार है और थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। 15,700 के ऊपर आने की कोशिश निफ्टी की होती दिख रही है और बैंक निफ्टी भी 35,000 के आसपास के लेवल को सपोर्ट के तौर पर मानकर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है इस रिकवरी में एक बिगुल का, और वो बिगुल है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ के लिए BTST का। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, मेरे रडार पर आया है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर रीसेंट लिस्टिंग है अनिल जी, और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर अच्छी खरीदारी का मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। आज के सेशन में लोअर लेवल से जिस हिसाब से यहाँ पर खरीदारी लौटते हुए नजर आई है अनिल जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में नए हाइज, जो लिस्टिंग के बाद हाइज थे इसके 1880 1870 के लेवल्स के, वो यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर नज़ारा टेक्नोलॉजीज को अनिल जी 1 से 2 दिन के नजरिए से खरीदने की सलाह रहेगी। 1740 1745 का करंट भाव है। यहाँ पर 1720 तक की कोई गिरावट मिलती है तो पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 1680 का स्टॉप लॉस लगाना है अनिल जी, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 1840 रुपए का पहला टारगेट और उसके बाद 1900 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए यहाँ पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में नजर आ सकते हैं। बहुत ही स्ट्रांग अनिल जी नीचे लोअर लेवल से खरीदारी का मोमेंटम यहाँ पर बनता नजर आया है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आगे चल के और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दमदार एक्शन वाला स्टॉक नज़ारा टेक्नोलॉजी, और स्टॉक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पिछले कुछ मिनटों में। 1840 और 1900 ये 2 टारगेट रखिए ऊपर की तरफ, जिसके लिए ये भागने को तैयार है। रिसेंट लिस्टिंग पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। सुबह आज बर्गर किंग खरीदारी करने की राय पिक ऑफ द डे पे कुणाल जी ने दी थी। अभी राय नज़ारा टेक पर भी आई है। पुराने ये हाल ही की लिस्टिंग वाले स्टॉक्स में एक और शाम टेली, जिसके नतीजे आज आए थे, नतीजों के बाद ये स्टॉक भी बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 415 रुपए के आसपास आप देखिए लिस्टिंग के बाद के हाईएस्ट लेवल आज बनाए इस स्टॉक ने, मेरे ख्याल से 424-25 रुपए के आसपास के। ये सारे स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इसी पर एक राय ली भी जाए जो हाल ही की लिस्टिंग वाले में शाम मेटेलिक्स, जिसके नंबर्स बड़े तगड़े आते हुए दिखे। कुणाल जी जरा चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय। अनिल देखिए, चार्ट तो सीमित हमारे पास है, लेकिन चार्ट है बड़ा दमदार अनिल जी, और मुझे लगता है कि स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इंट्राडे चार्ट में देख रहा हूं अनिल जी, मुझे एक रेजिस्टेंस 420-21 के आसपास नजर आती है, जो कि आज का इंट्राडे हाई भी है, और जैसे ये 421 को पार करेगा, इसमें एक फ्रेश मूव आपको देखने को मिलेगा। तो चार्ट बहुत दमदार है, और अनिल जी मुझे लगता है कि स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए। 3 से 6 महीना स्टॉक को दें, इसमें मुझे लगता है एक बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 3 से 6 महीने दें और स्टॉक में एक मजबूत एक्शन होता दिखा है, नतीजों के लिहाज से भी और चार्ट्स के लिहाज से भी। और इस बीच एक बार फिर से आपके सामने नज़ारा टेक लेकर आना चाहिए। स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। 1735-1740 की रेंज में अभी भी स्पोर्ट किया हिमांशु जी ने, और स्टॉक को देखिए एक तरफा तेजी बनती हुई दिख रही है। 1800 के आसपास के लेवल आते हुए दिख रहे हैं। 1800 आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ही तगड़ी और बहुत ही दमदार उछाल आपके लिए आती हुई दिख रही है नज़ारा टेक में, ये आपके लिए। और 1840 का टारगेट है, 1840 का पहला टारगेट, उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हिमांशु जी को स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहिए अब, क्योंकि आपने 1680 का दिया है, काफी दूर हो गया है स्टॉक में जिस तरह से पिछले कुछ मिनटों में बड़ा रनअप आया है। टारगेट अगर रिवाइज करने तो वो बताइए, कम से कम स्टॉप लॉस तो कर ही दीजिए। अनिल जी 1770 रुपए का एक रेजिस्टेंस था जो स्टॉक ने निकाल दिया है, तो मुझे लगता है कि इसके नीचे अब स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है। 1760 1755 इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें। और अनिल जी मेरा ऐसा फर्म बिलीव है कि ये 1 से 2 दिनों में नए हाइज बनाता हुआ नजर आएगा, जिस हिसाब से खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या है पुराना वाला बताइए, ताकि पता चले नया कहाँ बनेगा, कहाँ किस लेवल पे बनेगा। 1897 रुपए का अनिल जी ऑल टाइम हाई है स्टॉक का। 1897 राइट? राइट सर, राइट। ओके 1897 यानी कि 1900 मान ले राउंड फिगर में जो आपका टारगेट है, तो 1900 के आसपास जाने की तैयारी इस वक्त आती दिख रही है। नज़ारा टेक्नोलॉजी दमदार एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, बहुत ही तगड़ा एक्शन इस वक्त आप देखेंगे।
बेसिकली नए आईपीओ, नई तरह की अपनी थीम वाली स्टॉक्स में भरपूर एक्शन आपको देखने को मिलेगा, वो होता हुआ दिख रहा है। बेहतरीन एक्शन आपके सामने। एक बार जैन साहब से भी राय ली जाए। जैन साहब, ये दोनों ही आईपीओ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे लिस्टिंग के बाद वाले, नजारा टेक और श्याम मेटालिक्स, दें अपनी राय, क्या कहेंगे आप? देखिए, श्याम मेटालिक्स में तो मुझे कॉन्फिडेंस है और मैंने एग्रेसिवली उसके बारे में राय भी यही दी थी कि लेना है, और जबरदस्त मैनेजमेंट है। मैंने सुना था आप ही के शो में, तो वहां पे वैल्यूएशंस भी सस्ते और रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, और मेटल सेक्टर वैसे चल रहा है काफी, थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर से आ सकती है, बट ओवरऑल वहां पे मुझे दिक्कत नहीं लगती है। और उसकी ग्रुप कंपनी मैंने स्टार्ट सीमेंट काफी बार रेकमेंड भी किया हुआ है, वही से रिलेटेड कंपनी है। बट नजारा का देखिए, मुझे नजारा ठीक है टेक्निकली एक बार चल सकता, बट मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला जी का स्टेक है और कई नामचीने इन्वेस्टर्स और AIFs वगैरह इन्वेस्टेड है, बट पता नहीं, मतलब मुझे इस वैल्यूएशन पे डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, मार्केट थीम्स को सलाम देता है और हमेशा सल्यूट करके उनको वैल्यूएशंस ऐसी देते हैं कि वो डाइजेस्ट ही नहीं होती अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ पूरे घुसे हुए नहीं हो और पूरे फंड को ऐसे नहीं लगाओ, तो मुझे नहीं लगता। तो हमारे टाइप के जो इन्वेस्टर है या जो हमारे टाइप के जो एडवाइजर है, मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत एग्रेसिवली रेकमेंड कर सकते हैं। बट आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे 500 के पी मल्टीपल का स्टॉक मेरे डाइजेस्ट नहीं होता, गले नहीं उतरता। ओके, ये डेफिनेटली मतलब आप बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदा तो उससे डर लगता है, उससे तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए आपका, जैन साहब। नहीं अनिल जी, कई बार क्या होता है, उनके पॉकेट्स और उनके विजन और उनका वो अलग होता है अनिल जी। हमें तो ये चाहिए कि आज अगर जेम स्टॉक दिया, कल अगर नीचे आ जाता तो लोग ट्रोल तो खैर नहीं करते हैं, बट बोलने लग जाते हैं कि भाई 5 दिन में टारगेट चाहिए। तो वो ऐसे स्टॉक को थोड़ा एग्रेसिवली बोलने में मुझे डर लगता है, क्योंकि और बड़े इन्वेस्टर्स लेते हैं, उनकी एक अलग ही बात होती है। बट फिर भी मैंने देखा, कई बार मैं शोज करता हूं स्पेशल, तो देखते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स लेके तो रखते, बट कोई जरूरी नहीं कि वो स्टॉक बहुत अच्छा होते। कई बार वो भी गलतियां करते हैं और गलतियां करके सुधारने की कोशिश करते हैं, और नहीं तो अपने जैसे ही होते हैं कि लॉस में मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि उनको अनवांटेड मनी है, वो लॉस में क्यों बेचेंगे? कल को कोई दूसरा आदमी खरीदने को मिल जाए, उसको बेच के निकल जाएंगे। पी फंड्स वगैरह कई बार ऐसा करते हैं। सो वी शुड बी कॉशियस एज रिटेल इन्वेस्टर्स। बिल्कुल ठीक बात है, ये है आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस बीच आज लॉजिस्टिक शेयरों में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और लॉजिस्टिक शेयरों में एक्शन है तेजी का। क्यों है इनमें इतनी तेजी, बताने के लिए तैयार है वरुण। अभी थोड़ी देर पहले एजिस लॉजिस्टिक्स, जो 1-2 दिन पहले सेठी साहब ने रिकमेंड किया था, वो भाग गया। उसके बाद अभी VRL लॉजिस्टिक्स हिमांशु जी ने रिकमेंड किया, वहां पर बड़ी तेजी हुई। तो वरुण, इन सारे स्टॉक्स में क्या कुछ एक्शन है, जरा बताओ। डेफिनेटली अनिल जी, अच्छी खासी तेजी लॉजिस्टिक स्टॉक्स में देखने मिल रही है, और इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो इकरा की एक रिपोर्ट आई है बेसिकली, और इनका कहना है कि ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें FY22 में आपको काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी, 6 से 9% के आसपास की ग्रोथ होगी। इनका कहना है कि सेकेंड हाफ FY21 में लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है उसमें काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखी गई थी। हालांकि अभी जो लॉकडाउन आया उसके कारण ये जो ग्रोथ है उसका पहिया थोड़ा रुक गया था, लेकिन सेकेंड वेव के बाद जो रिकवरी आएगी वो फर्स्ट वेव से ज़्यादा काफ़ी बेहतर रहने वाली है, और इस रिकवरी के चलते इस साल आपको लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिल सकती है। इनका कहना है कि करीब 6 से 9% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने मिलेगी, और खासकर वेयरहाउसिंग सेक्टर में आपको काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिल सकती है। ई-वे बिल और बढ़ते वॉल्यूम्स का एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस पूरे सेक्टर को मिलेगा। हालांकि एक बात इन्होंने और कही है कि क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके चलते हो सकता है कि मार्जिन में थोड़ी गिरावट आए, लेकिन साथ साथ इनका ये भी कहना है कि क्योंकि कंपनीज ने पिछले कुछ समय में अपने फ्रेट रेट्स जो है उनको कहीं ना कहीं इंटैक्ट रखा है, उसमें कोई भी कमी नहीं आने दी है, भले डिमांड कितनी भी गिरी हो। और अभी अगर डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंपनियों के पास एक स्कोप है कि अपने प्राइस बढ़ा सके, तो कहीं ना कहीं मार्जिन को शायद वो डिफेंड कर पाएंगे, ये इकरा का कहना है। इसके साथ साथ और एक खबर है, दरअसल कैपिटल लैंड जो कि सिंगापुर बेसिक फंड है, उन्होंने भारत में एक लॉजिस्टिक्स प्राइवेट फंड लॉन्च किया है $300 मिलियन के आसपास का, यानी कि करीब 2200 करोड़ के आसपास का ये फंड जो है वो लॉन्च किया है। इसके पहले भी इन्होंने फंड लॉन्च किया था, ये सेकेंड ट्रांच है इस फंड का। इसमें बेसिकली ये फिजिकल जो लॉजिस्टिक्स होती है उसमें कहीं ना कहीं पैसे लगाते हैं। इनका भी यही कहना है कि भारत में लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है उसमें काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है, खासकर जो वेयर हाउसिंग है उसमें अगले 12 से 18 महीने में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी। खासकर ई-कॉमर्स सेक्टर में जिस तरह की ग्रोथ देखी गई है उसके चलते वेयर हाउसिंग सेक्टर को काफ़ी मदद मिलेगी, और रिटेलिंग में जिस तरह की ग्रोथ देखने मिली है, कंजप्शन में जिस तरह की बढ़त देखने मिली है,
उसके चलते जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इसके लिए ये जो सेकेंड ट्रांच ऑफ फंड है इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें लॉजिस्टिक्स जो स्पेस है उसमें करीब 2200 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाले हैं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स काउंटर में इस तरह की तेजी देखने मिल रही है। तो ये है आपके लिए लॉजिस्टिक शेयरों में तेजी की पूरी वजह। जैन साहब, पसंद है कोई लॉजिस्टिक स्टॉक आपको, या फिर अभी थोड़ा रुक जाने दे, ठंडा होने दे? नहीं, बिल्कुल काफी सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए, टीसीआई एक्सप्रेस, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, गति, फिर ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स मुझे बढ़िया लगता है इन लेवल्स पे भी, और वहां पे काफी कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी एक्सपेक्टेड है, और एजिस लॉजिस्टिक्स भी अच्छा स्टॉक है। सो बेसिकली लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, वहां पे वैल्यूएशंस थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, बट ओवरऑल आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द लॉजिस्टिक्स स्पेस, और मुझे लगता है कि जनरली लॉजिस्टिक्स के ऊपर सरकार और भी ज्यादा फोकस्ड होगी, और कोई भी जैसे ये अगर आप देखते हैं पीपीपी, वो भी एक लॉजिस्टिक्स का ही, जो अभी न्यूज हो रही थी क्रूड ऑयल वाली बात भी, तो हालांकि वो लॉजिस्टिक्स मतलब मैं वेयरहाउसिंग को बात कर रहा हूँ, और या फिर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, भले वो वीट्स के एग्री कमोडिटीज का हो या नॉन एग्री हो या दूसरे कमोडिटीज हो, सब में ही ये कहीं ना कहीं कैपेसिटीज बनानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक स्पेस बहुत जबरदस्त करने वाला है आने वाले कई सालों में। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा स्पेस बनने वाला है। सो वन शुड बी वेरी वेरी बुलिश, और मुझे लगता है कि एजिस लॉजिस्टिक्स बहुत बढ़िया है, टीसीआई ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है, सो डिक्लाइंस पे लेने की कोशिश करें। तो ये है आपके लिए लॉजिस्टिक शेयरों पर राय आती हुई। आइए कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है जय ठक्कर। बताएं जय, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज? मार्केट अब जो लेवल पर आया, इनफैक्ट फिर से ये 15,900 को निकाल नहीं पाया। इनफैक्ट वहीं से एक गिरावट हमें मार्केट में देखने मिली, एंड अब फिर से वो 15,700 के आसपास सपोर्ट निफ्टी ले रहा है, तो ये रेंज के आसपास आ चुका है। अब मुझे ऐसा लग रहा है अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ चुका है निफ्टी। यहाँ से हमें ये जो इतने दिनों से मार्केट एक रेंज में था, यहाँ से या तो डिसिसिवली एक ब्रेकडाउन या तो ब्रेकआउट देखने मिल जाएगा। इसीलिए लॉन्ग स्ट्रैंगल इनिशिएट करने की मेरी सलाह रहेगी अनिल जी। यहाँ पर नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का लॉन्ग स्ट्रैंगल हम इनिशिएट करेंगे, जिसमें हम ये करेंगे अनिल जी कि 15,800 का कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे, जो करीब अभी 73 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड 64 के आसपास 15,600 का पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 15 जुलाई का। सो 73 एंड 64, ये दो टोटल अगर आप देखेंगे तो करीब करीब अनिल जी बनेगा 137 का। 137 का हमारा टोटल ये कॉस्ट बनता है जब हम 15,800 का एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और 15,600 का एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं 73 एंड 64 पर, तो 137 का कॉस्ट बनेगा। इसका टोटल जो स्टॉप लॉस हमें नीचे की तरफ रखना है वो रहेगा 94 का, एंड टारगेट जो हमारे ऊपर में बनेंगे दैट विल बी 191। सेकेंड टारगेट बनेगा 218, 191 एंड 218, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक्सपायरी के दिन जो हिसाब से हमें एक सेल ऑफ देखने मिला है, अब वो लेवल पर आ चुका है अनिल जी कि यहाँ से मेजर एक ब्रेकडाउन है तो ब्रेकआउट अब देखने मिल जाना चाहिए निफ्टी में। तो चलिए, जिस भी तरफ जाएगा बढ़ा जाएगा, ऊपर या नीचे, और ऐसे में बेहतरीन तरीका ये कि पुट और कॉल दोनों खरीद लीजिए। 135-140 रुपए में आपकी बन जाएगी एक जोड़ी। 15,600 का पुट खरीदिए, 15,800 का कॉल खरीदिए, बीचों बीच में आप 15,700 के आसपास हैं। अगले हफ्ते जो बड़ा होना होगा हो जाएगा, और ऐसे में फिर आपके लिए एक्शन भरपूर रहेगा। तो 137 रुपये में बनेगा। अगर इसकी कॉस्ट घटकर रह जाए 94 रुपये तो आप एग्जिट कर लीजिए, और अगर 191 और 218 ये गैप बढ़कर आपके वहां तक पहुंच जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो निफ्टी में तेजी और मंदी दोनों ही करने की राय इस वक्त जय की तरफ से। जय है, इसके साथ साथ है कोई बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेटेजी है या फिर वेट एंड वॉच? बैंक निफ्टी में जी मैं वेट एंड वॉच करना चाह रहा हूँ, हालांकि मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, बिकॉज मैं जब देख रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ डेटा कि 35,200 से 35,000 का जो जोन है, पहले तो वही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी में। अगर वो निकालने के बाद ही हमें लास्ट 1-2 दिनों में एक अच्छी तेजी देखने मिली, सो फिर से वो लेवल पर आ चुका है। तो
आई थिंक बैंक निफ्टी पे तो यहाँ पे लॉन्ग करने की मेरी सलाह रहेगी। सो बट मैं वेट एंड वॉच करना चाहूंगा, अगर रिवर्सल आता है बैंक निफ्टी में तो वहाँ पे हम कॉल इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज वी कैन इग्नोर दैट। बट निफ्टी में डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। तो ये है आपके लिए राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होने वाला है, और एक इंटरेस्टिंग चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो मतलब सिर्फ मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं पहले, और उसके बाद थोड़ी देर में इस पर चर्चा करूंगा। तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स को एक बार जरा आप ले आएँ स्क्रीन पर, और सवाल आप सबसे ये है कि आपके लिए राशन की जरूरत कितनी है, राशन कितना चाहिए, कितना जरूरी है, इस पे आप सोच के रखिए। तब तक श्रीकांत जी एक अपनी कॉल देना चाहते हैं, तो श्रीकांत जी के लिए बिगुल, और उसके बाद मैं इस सवाल पर आपसे करूंगा चर्चा। बताएं श्रीकांत जी, कौन सा स्टॉक है रडार पर? अनिल जी, वैसे अगर आप देखें तो कुछ एक स्टॉक्स में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बनी है, और इनफैक्ट इंडेक्स में भी एक काफ़ी बड़ी एक रेंज बनी है, और मुझे लगता है कि 600 के लेवल को तोड़ना इतना आसान नहीं है मार्केट के लिए, जैसे 900 के लेवल को तोड़ना मुश्किल हो रहा है मार्केट के लिए। तो समय मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी, और अगर मार्केट शायद कल के दिन में, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट्स वीकनेस है, अगर 600 के करीब आता है तो वहाँ पे हम एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये कल की बात रहेगी। आज मुझे लगता है कि इनफैक्ट अभी कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन यस, अगर स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं तो एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड है, और वहाँ पे SBI लाइफ में अच्छी एक एक्शन बनी है, 1020-1022 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके ओवरऑल चार्ट को देखते हो तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 1070 से लेकर 1080 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है, और करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1000 रुपए के थोड़ा सा नीचे, यानी कि 995 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 995 का, और टारगेट्स रखेंगे हम यहाँ पे 1070 रुपए के। तो ये है आपके लिए SBI लाइफ, यहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए, श्रीकांत जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। यहां पर SBI लाइफ कल भी मेरे ख्याल से कहीं तो खरीदारी की राय आई थी, किसी ने तो दिया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा किसने दिया था, लेकिन किसी ने तो दिया था SBI लाइफ। ये आपके लिए स्टॉक कल भी रिकमेंडेशन रडार पे आया, आज भी आया है, तो स्टॉक मजबूत है, अभी भी ट्रेड मजबूती के साथ इसमें होता हुआ दिख रहा है। ओके, चलिए बढ़ते आगे। उससे पहले जल्दी से 2 IPO का अपडेट देख लीजिए, और ये IPO आपके सामने GR इंफ्रा 4-4.5 गुना भरा है, और क्लीन साइंस यहाँ पर भी अच्छा रेस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है। तो ये 2 IPO ऐसे हैं जहाँ पर भरपूर एक्शन आपके सामने होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन IPOs को रेस्पॉन्स बड़ा तगड़ा मिलता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बढ़िया रेस्पॉन्स वाले IPO आपके सामने हैं, ये आते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे, और एक कॉल है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से, और 1 मिनट उससे पहले एक बार SBI लाइफ इसकी डिटेल्स दे दी। कुणाल जी की रिकमेंडेशन थी मंगलवार के ओपनिंग शो में। कुणाल जी, आप बोल ही नहीं रहे हो, आपने बोला, मैं सोच रहा हूँ कोई तो हाँ बोलेगा कि हाँ मेरी रिकमेंडेशन थी, ऊपर है। बताएं जरा सर, एक बार इस पर राय दीजिए। नहीं, देखिए चार्ट बहुत अच्छा है SBI लाइफ का। अगर आप देखें, एक रेजिस्टेंस मुझे नजर आती है 1030 की, कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है, 1030 पार होते ही स्टॉक को पंख लग जाएंगे। और ये सबसे अच्छी बात अनिल जी है कि सेफ स्टॉक है, डाउन साइड मुझे बहुत ही कम लगती है, 1000 के नीचे नहीं जाएगा, तो 1030 के ऊपर डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। 1030 के ऊपर करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। आइए अगला बिगुल श्रीकांत जी के लिए, सॉरी हिमांशु जी के लिए, BTS डबल टी का। बताइए हिमांशु जी। मार्केट की वीकनेस के बावजूद यहाँ पर कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। IFB इंडस्ट्रीज मेरे रडार पर आया है नहीं जी। बहुत दिनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आया है। राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेज की कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिली, और आज के सेशन में यहाँ पर हायर हाई हायर लो का जो सीक्वेंस है वो वापस से यहाँ पर कंफर्म होता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक ना केवल शॉर्ट टर्म के नजरिए से बल्कि पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है।
रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर काफी फेवरेबल है अनिल जी। स्टॉक में अभी पिछले कुछ मिनटों में एक शार्प सर्ज जरूर आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर भी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो यहाँ पर अनिल जी पहला टारगेट IFB इंडस्ट्रीज में रहेगा 1128-1130 रुपए का, और उसके बाद अगला टारगेट जो कि 2 से 3 दिनों का नजरिया रख के यहाँ पर देखने को मिल सकता है वो रहेगा लगभग 1185 रुपए का। IFB इंडस्ट्रीज अनिल जी खरीदारी की राय है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 1070-1075 तक कोई डिप मिलता है तो वहां पर पोजीशन को और ऐड किया जा सकता है, और 1050 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। तो खरीदारी करें, अभी खरीदें, नीचे आए तो और ऐड करें। कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है, इसलिए डरने घबराने की जरूरत है नहीं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है और वो सारे स्टॉक्स आपको एक एक करके काफी पकड़ में ला रहे हैं और आ भी रहे हैं। आप देख भी रहे हैं स्टॉक्स काफी जबरदस्त मजबूती के साथ चल भी रहे हैं। तो 1130 ये पहला और छोटा टारगेट है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी आपके लिए टारगेट बनता हुआ दिखेगा 1185 का। तो दो बड़े टारगेट के लिए करें आप खरीदारी, ये राय है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है इस वक्त। तो खरीदारी करें IFB इंडस्ट्रीज में भी, ये है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। और हाँ, जो मैं आपको कह रहा था राशन की बात जो मैं कर रहा था, जहाँ हाँ सभी एक्सपर्ट को लिए बताइए किस किस को लगता है कि भरपूर राशन होना चाहिए अपने पास में? आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? अच्छा, अब मैं आपको राशन का पहले फुल फॉर्म बता दूं, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से पता है। जी बंसल जी, पहले से जवाब मत दो, राशन का फुल फॉर्म देख लो, और राशन का फुल फॉर्म क्या है जरा आपकी स्क्रीन पर आएगा, और ये कहाँ से आया वो फिर मैं उसके बाद में बता रहा हूँ। जरा राशन, अगर स्पेलिंग नहीं पूछूंगा, स्पेलिंग पूछेगा तो आप थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे। R फॉर रूट मोबाइल, A फॉर एफल इंडिया, T फॉर टानलर सोल्यूशन, ठीक है, इसके नाम तो इंग्लिश में लिखनी चाहिए, ज़्यादा ईजी रहता था। I फॉर इंटरमार्ट, इंडिया मार्ट इंटरमैश, O फॉर ऑन मोबाइल ग्लोबल, और N फॉर चाहे Naukri.com मान लो, चाहे नज़ारा टेक्नोलॉजी मान लो। यानी कि ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो एकदम नए ज़माने के स्टॉक्स, जिनको कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो आजकल के ज़माने में राशन नए ज़माने की टेक्नोलॉजी होगी। मतलब घर में आपके एक बार कुछ खाने पीने को होना हो, डेटा होना जरूरी है, इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है। तो ये राशन शेयर है जो, अब बताइए ये राशन शेयर कौन कौन चाहता है अपने पोर्टफोलियो में हो? और इसमें एक चीज़ और बता दूं, ये नाम कहाँ से आया है? इस नाम के जनक हमारे कुणाल जी हैं। कुणाल जी ने दिमाग लगा बोला कि हर एक के पास राशन शेयर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो पहले तो कुणाल जी आप बताएं, उसके बाद हिमांशु जी मैं आपके पास आता हूं। जी कुणाल जी, ये आइडिया दिमाग में कहाँ से आया है राशन शेयर का? अनिल जी देखिए, मैंने यूएस में फांग शेयर्स की बड़ी चर्चा सुनी अनिल जी। वहाँ फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इनके लोग गुणगान करते रहते हैं। अनिल जी, भारत टेक्नोलॉजी में यूएस से आगे निकल जाएगा तो हमारे यहाँ भी अनिल जी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स होने चाहिए। तो नए एज के अनिल जी ये राशन शेयर्स हैं, और मेरा मानना अनिल जी है कि जो लोग तड़प रहे हैं बिटकॉइन खरीदने के लिए, उनको चाहिए कि इन शेयर्स में, राशन शेयर्स में निवेश करें। ये अनिल जी आपको आने वाले 5-10 सालों में ऐसे रिटर्न्स देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक बुके बनाकर, बास्केट बनाकर राशन शेयर्स हर पोर्टफोलियो में, राशन की तरह, जिस तरह राशन जरूरी है, राशन शेयर्स भी जरूरी। ये आपके लिए राशन शेयर खरीदने के लिए, मतलब सबसे बढ़िया दिमाग लगाकर सारे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना। ये सिप वाला जो थीम होता है सिद्धार्थ जी का, सिद्धार्थ जी जरा इस पे काम करिए। सिद्धार्थ जी देख तो रहिए शो, तो सिद्धार्थ जी भी के लिए भी एक माल मसाला मिल गया। जी हिमांशु जी बताइए, आप कुछ कहना चाहते थे इसमें? जी अनिल जी, पूरी तरह से अनिल जी मैं अग्री करता हूं कुणाल जी के साथ। बिल्कुल जो हमारी स्ट्रेंथ है इस कंट्री की टेक्नोलॉजी को, वी आर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड इस चीज में, तो उनसे रिलेटेड स्टॉक्स पर हमको फोकस करना चाहिए। वहां पर अर्निंग पोटेंशियल उन कंपनी के लिए अनलिमिटेड है, स्काई इज द लिमिट। और अगर वो कंपनीज ग्रो करेगी तो ऑफ कोर्स अनिल जी उनके स्टॉक्स शेयर्स भी यहाँ पर नए हाइज लगातार बनाते हुए नजर आएंगे। और इनफैक्ट ये ट्रेंड अनिल जी स्टॉक्स में काफी समय से देखने को भी मिल रहा है कि बाजार की करेक्शन के बावजूद भी इन स्टॉक्स में कोई ऐसा बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलता। हर लोअर लेवल्स पर छोटी सी करेक्शन के बाद भी जबरदस्त बाइंग देखने को मिलती है। तो बिल्कुल सर, मैं तो यहाँ पर राशन जरूर खरीदना चाहूंगा और सजेस्ट भी करूंगा कि राशन भर के रखें। क्या बात है, राशन भर भर के रखें, जितना ले सकें ले लें। इससे बढ़िया थीम मिलना मुश्किल है। और सिद्धार्थ जी का मैसेज भी आ गया। देखिए कुणाल जी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं शो भी देख रहा हूं
और साथ ही उन्होंने बोला कि मैंने डिजिटल इंडिया वाली थीम पकड़ी थी और डिजिटल इंडिया वाली थीम में उन्होंने रूट मोबाइल और IRCTC दिया था। आपने इंडिया मार्ट चयन किया है, वहाँ IRCTC भी हो सकता है, तो दोनों ही चीज़ है, लेकिन ये है। जी बंसल जी, विशेष टिप्पणी आपकी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल मैं कुणाल जी के साथ जाऊंगा। अनिल जी, ये जो राशन है ये तो नए जमाने की अनिल जी चीज है जो निगाहें भटकाती है, तो बिल्कुल मतलब कि लेके रखना चाहिए। बस कुणाल जी का नजरिया थोड़ा 10-15 साल का है अनिल जी, इतना बड़ा नजरिया नहीं है। मुझे लगता है 2-3 साल वाले भी खुश रहेंगे। तो बिल्कुल ये राशन जो है ना, मतलब कि जो आप कह रहे थे ओवरलोडेड कैपेसिटी में होना चाहिए। बिल्कुल, ज़्यादातर कंपनियां ऐसी जो हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रही, चाहे वो IPO के ज़माने में ऑन मोबाइल ग्लोबल, तो आपको पता ही हमने इसे SIP स्टॉक्स में भी रिकमेंड किया था, नज़ारा टेक, इवन FL, रूट मोबाइल, ये हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रही हैं। जोमेटो तो है ही, Naukri.com, जोमेटो नहीं Naukri.com, इन्फोएज, ये भी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार है। तो ढेर सारे स्टॉक्स है जहां पर पूरा एक्शन आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, वक्त है बैन से बेनिफिट का। बताएं आशीष, क्या है सिचुएशन? अनिल जी, फिलहाल लिस्ट लंबी हो गई है। 5 स्टॉक बैन में चल रहे हैं। NMDC, नाल्को, PNB, सेल, इंडियाबुल, हाउसिंग फाइनेंस, ये 5 स्टॉक जो है बैन में है, बैन में बने रहेंगे। 5 में से कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट हटकर 80% से नीचे आ गई हो। तो ये 5 स्टॉक तो बैन में रहेंगे। लेकिन कल भी प्रयास कर रहा था आइडिया, और आज थोड़ा सा और 95% के करीब आ गया। हालांकि पोजीशंस ने 95% के मार्क को क्रॉस नहीं किया है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 94.7 चल रही है वोडाफोन आइडिया की पोजीशन। तो ये थोड़ा सा प्रयास कर रहा है, आज आना डाउटफुल है। हो सकता है कि कल ये स्टॉक बैन में आ जाए। अगर नहीं आता है तो लिस्ट में आज कोई बदलाव नहीं होगा। ओके, तो वोडाफोन आइडिया पर रखिए नजर, ये है जो बैन में आते हुए दिख सकता है। अदरवाइज लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। शुक्रिया आशीष बैन से बेनिफिट के लिए। वैसे लगातार हम देख रहे हैं बैन लिस्ट बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से 5 स्टॉक्स फिलहाल बैन में हैं। पर आइए, आखिरी 10 मिनट हैं, कमजोरी में है, क्या करके जाना चाहिए कल के ट्रेड के लिए। चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, थोड़ा डाउ फ्यूचर संभले हैं, थोड़ा मतलब बहुत ही थोड़ा संभले हैं, बट एटलीस्ट अब फ्रेश बिकवाली वहां पर नहीं आती हुई दिख रही है। करीब 450 अंक नीचे हैं, उससे ज़्यादा अब गिरते हुए नहीं दिख रहे हैं। यूरोप में भी वैसा ही माहौल है सर, 1.5% तक की गिरावट यूरोप में आपको देखने को मिल रही है। कच्चे तेल में फिर से दबाव है, अब तो $73 के नीचे ब्रेंट फिसला है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड जिसके बारे में आप बात कर रहे थे सर, 1.2627% पर ट्रेड कर रही है, तो 5 महीने के निचले स्तर पर ही है। तो पिछले 1 घंटे में जो कमजोरी थी उतनी ही है, उससे ज्यादा नहीं हुई है। क्या करके जाना चाहिए सर? दीप, ऐसे तो कोई समस्या है नहीं मेरे ख्याल से। 15,700 को हमने क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया है। तो आपको याद होगा 2:30 बजे भी इतना सब मूड माहौल खराब था, डे लो पर मार्केट थे 15,675 15,700 की रेंज में। तब भी मैं यही कह रहा था कि क्लोजिंग 15,700 के नीचे नहीं होनी चाहिए। ये है आपके लिए सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से तो क्लोजिंग ठीक हो रही है, लेकिन अब जैसा मूड माहौल है ग्लोबल का, तो जय जो कह रहे थे वो ज़्यादा ठीक लगता है मुझे कि भाई बेहतर है या तो कुछ पोजीशन ना बनाए, और अगर आप बनाएं तो फिर ये पोजीशन आपकी मतलब दोनों तरफ की होनी चाहिए, बड़े मूव की तैयारी की या फिर हेजिंग वाली होनी चाहिए। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 15,500 का आप पुट ले लीजिए, शॉर्ट पोजीशन है तो 15,900 का कॉल ले लीजिए, या रिवर्स कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन के सामने 15,900 का कॉल बेच भी सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन के सामने आप 15,500 का पुट बेच भी सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से 200 पॉइंट ऊपर या नीचे निफ्टी की आप हेजिंग करके चले, ज़्यादा बढ़िया है। जितनी आप अपनी पोजीशन कम कर सकते हैं उतनी कम कर लें, ताकि आपके रिस्क ओवरनाइट कम रहे। बाकी अभी तक कोई ऐसी क्लोजिंग नहीं हो रही है जिसकी वजह से आज मैं आपको ये कहूँ कि सारी पोजीशन आप खत्म कर दें, कम कर दें। अभी तक वैसा कुछ भी नहीं है। तो अभी भी हम बैलेंस्ड है, बराबर चलने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी दी, बिल्कुल सर। तो जिन सपोर्ट लेवल्स की बात की गई थी उनको बाजार ने रिस्पेक्ट करा है, स्पेशली निफ्टी के लिए, और 35,250 के करीब बैंक निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है। तो गिरावट हुई है, पर गिरावट के बाद थोड़ा सहारा भी बाजारों ने लिया है। स्प्रेड या फिर हेज जरूर रखें अगर आप अपनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये राय आती हुई दिख रही है अनिल जी की तरफ से। आइए, कुछ कॉल्स बाकी हैं क्लोजिंग से पहले, जल्दी चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपर हिट के लिए।
बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, एक हफ्ते का व्यू लेके ये स्टॉक को बाय करना है और स्टॉक के अंदर क्लास ब्रेकआउट है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 551, 552। स्टॉक का नाम है शोभा लिमिटेड, जिसका सिंबल है शोभा, SOBHA। इस स्टॉक के अंदर रिसेंट के हाइस ब्रेक हो चुके हैं। लोअर लेवल्स पे स्टॉक ने डबल बॉटम का ब्रेकआउट अभी दिखाया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से 575 रुपए से लेके 590 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। शोभा लिमिटेड में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 535 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 575 रुपए का पहला, 590 रुपए का दूसरा। एक हफ्ते का व्यू लेके ये स्टॉक को बाय करना है। जिस तरह से ये आज ब्रेकआउट दिखा रहा है, 2-3 दिन के अंदर इसमें एक अच्छा और बढ़िया मूव देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें शोभा लिमिटेड। ओके, तो खरीदारी करें शोभा लिमिटेड। बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। ऑपरेशनल अपडेट काफी मजबूत आया था कंपनी की तरफ से और उसके बाद से हम देख रहे हैं एक्शन में ही है। ओबरॉय रियल्टी पर भी आपने फिर से थोड़ी खरीदारी अभी थोड़ी देर पहले बनती हुई देखी थी, तो वहां पर भी नजर रखिए और जस्ट डायल पर भी रखिए नजर। 1040 के करीब बागले साहब से हम बात कर रहे थे, 1080 के लेवल्स फिलहाल जस्ट डायल पर आते हुए दिख रहे हैं। तो फ्रेश खरीदारी उस काउंटर पर भी आपको आती हुई दिखी है। कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है स्पेस में, जिसकी वजह से तेजी बन रही है। और इंडिया मार्ट एक और एसोसिएटेड कंपनी इसी स्पेस की, जहां पर अभी आपने राशन स्टॉक्स में मेंशन भी देखा था और न्यूज रिव्यूज में हमने इस पर बात भी की थी। तो अच्छा एक्शन यहां पर बनते हुए दिख रहा है। वर्धमान टेक्सटाइल्स एक और स्टॉक्स जहां पर अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है। वर्धमान टेक्सटाइल्स, जैन साहब, अगर मुझे याद है आपने इस पर भी पहले बात करी हुई है, कुछ स्पाइक आते हुए दिख रहा है और टेक्सटाइल स्टॉक्स इन जनरल वापस मोमेंटम में है। कोई राय सर? जैसे पीयूष गोयल जी का नाम आया, टेक्सटाइल्स के साथ जुड़ा, तो काफी माहौल बना हुआ और मुझे लगता है कि टेक्सटाइल स्टॉक्स अच्छा करेंगे। और बहुत सारे अंडरप्लेड स्टॉक्स भी है जिनके बारे में जिक्र नहीं होता, बट वर्धमान टेक्सटाइल्स, वर्धमान एक्रिलिक्स, इंडो काउंट, आज इनफैक्ट वो टारगेट अचीव हुआ है। मैंने मई के महीने में जैन साहब के जेम्स में दिया था। तो द लिस्ट इज लॉन्ग और टेक्सटाइल स्टॉक्स बिल्कुल अच्छा करेंगे। और जो इंडिया एक तरीके से बांग्लादेश हो या वियतनाम हो, दूसरी कंट्रीज से थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रही है, थोड़ा पिछड़ी भी है, तो हो सकता है कि इस सेक्टर को लेकर बहुत सारी चीजें आएंगी। और क्योंकि ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द इकोनॉमी, तो आई थिंक, और बैलेंस शीट्स को भी काफी क्वालिटी वाइज इंप्रूव कर रहे हैं सारी कंपनियां, क्योंकि डेट्स काफी हैवी होते हैं इनमें। नितिन स्पिनर मैंने रेकमेंड किया ही था, मैनेजमेंट के साथ भी इंटरव्यू में था मैं। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बिल्कुल अपनानी चाहिए और वर्धमान टेक्सटाइल्स तो फैंटास्टिक ग्रुप है, तो नीचे आए तो लेने की कोशिश करें। बाकी जो SP अपैरल्स है, सियाराम सिल्क है, इन सब पे भी ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल, तो टेक्सटाइल स्टॉक्स पर नजर रखिए और KPR की तरफ से डिस्क्लोजर भी आए 27 तारीख को। बोर्ड बैठक है, नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर भी ये विचार करने वाले हैं, तो उस काउंटर पर भी आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। तो चलिए, टेक्सटाइल स्टॉक्स ये एक स्पेस है बाजार की जहां पर आपको रखनी है नजर। मिड कैप IT, मिड कैप फार्मा, यहां पर भी आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। FDC एक और स्टॉक जिस पर जैन साहब की नजर रही है, 3.5% ऊपर। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, यहां पर भी आपने तेजी देखी है। तो मिड कैप IT, मिड कैप फार्मा, यहां पर है मोमेंटम और साथ ही लॉजिस्टिक शेयर्स में आज अच्छी तेजी भी बनी है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक्शन पैक डे रहा। अच्छी शुरुआत थी, फर्स्ट हाफ में काफी एक्टिव रहे बाजार और फिर ग्लोबल क्यूज जैसे जैसे बिगड़े, हमने देखा कि बाजार में गिरावट आती हुई दिखी। निफ्टी 50 के 50 में से 45 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर हमने गिरावट आज आती हुई देखी है। तो ये एक प्रेशर का केस रहा है। एक बार क्लोजिंग से पहले टाटा मोटर्स पर एक फ्रेश व्यू ले लेते हैं सुमित जी से, क्योंकि आज का टॉप लूजर है। और सुमित जी, लगातार तीसरे दिन टाटा मोटर्स में गिरावट है, 3.5% नीचे 306 के लेवल पर क्लोज हो रहा है। टाटा मोटर्स पर राय दें। को ऊपर में 315, 320 का लेवल एक बार ब्रेक करना होगा। वो ब्रेक कर देगा तो फिर ये जो करेक्शन मोड चालू हुआ है टाटा मोटर में, ये रुक जाएगा और उसके बाद रिवर्सल के संकेत आ जाएंगे। अभी फिलहाल पोजिशनली जो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और नीचे में 300 का जब कल फॉल आ रहा था तब हमारी बात हुई थी कि 310 और 300 इसका नीचे में सपोर्ट है। तो 300 का लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक बिल्कुल पूरा होप और उम्मीद है कि ये बाउंस लेना चाहिए। और 315, 320 का लेवल ऊपर में तोड़ेगा तो ये फॉल रुक जाएगा और फिर वापस से एक तेजी का मूव स्टार्ट हो जाएगा। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखें और अकॉर्डिंगली पोजिशंस लेनी है। ओके,
तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स। इन लेवल्स पर ध्यान रखें और फिर देखते हैं पोजीशन कैसे बनाएं। बट एक और कमजोरी वाला दिन, 2 दिन हम डेज हाई पर क्लोज हुए और आज आप डेज लो के करीब, डेज लो से थोड़ा संभल कर क्लोज हो रहे हैं। डेज लो पर तो नहीं, डेज लो से आप लगभग 30-40 पॉइंट संभल कर क्लोज हो रहे हैं। बट टाटा मोटर्स टॉप लूजर, लगातार 3 दिनों से गिरावट, ये काउंटर डेज लो के करीब क्लोज हो रहा है। JSW स्टील, हिंडाल्को, यहाँ पर वीकनेस, टाटा स्टील यहाँ पर कमजोरी आती हुई दिखी। बैंक्स में भी आज ज्यादा प्रेशर था, 500 पॉइंट्स का कट बैंक निफ्टी में। ICICI एक्सिस यहाँ पर वीकनेस ज्यादा थी। HDFC बैंक भी 1.25% गिरकर बंद हुआ। ITC सहारा नहीं दिया इसने, 1% नीचे। कोटक, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HUL, HDFC और रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ से भी आपने गिरावट देखी। सिर्फ 5 स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज आउट होते हुए दिखे। टेक महिंद्रा, SBI लाइफ, आइशर, HCL टेक और इंडसइंड बैंक हल्की खरीदारी यहाँ पर। नतीजों से पहले TCS 0.5% नीचे ये काउंटर बंद होते हुए दिखा। वायदा कारोबार की बात करें तो कोफोर्ज एक्टिव रहा, 4.5% ऊपर। L&T टेक, यहाँ पर भी आपने खरीदारी देखी। L&T इन्फोटेक, एम्फोसिस, यहाँ पर भी आपने खरीदारी का रुझान देखा। साथ ही IGL दाम बढ़ाने पर यहाँ पर सपोर्ट मिला। इंडस टावर्स, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ट्रेंट, HDFC, AMC, अंबुजा सीमेंट, निपॉन लाइफ और कोलगेट ये भी एक्टिव रहे। पर दूसरी तरफ HPCL हालांकि आपको टॉप लूजर दिखेगा, बट 22 रुपए के डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, तो उसको अगर एडजस्ट कर लें तो लगभग सपाट क्लोज हो रहा है। सेल पर जरूर आपने भारी गिरावट देखी है, 4.5% नीचे, वायदा कारोबार के बैन में था, ये 123 के लेवल पर क्लोज हो रहा है। JSPL, RBL बैंक, वेदांता, बैंक ऑफ बड़ौदा, PVR, ONGC, नैल्को, DLF, बंधन बैंक, ग्लेनमार्क और गोदरेज प्रॉपर्टीज कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने भारी गिरावट बनती हुई देखी है। तो इस स्पेस पर जरूर दबाव बना हुआ था। कैश स्टॉक्स में काफी एक्टिविटी थी। जस्ट डायल डेज हाई पर क्लोज हो रहा है, 8%, शोभा 7.5%, राइट्स 7% ऊपर, टेस्टी बाइट 11% की तेजी। PNB हाउसिंग अपर सर्किट पर क्लोज होते हुए दिखा। वेस्ट लाइफ, एजिस लॉजिस्टिक्स, HAL, KPR और रेन इंडस्ट्रीज कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखा है। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल 15,700 को आसानी से डिफेंड किया, 15,725 के करीब निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग और 35,300 के थोड़ा नीचे लगभग 500 पॉइंट्स के कट के साथ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग सर। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार की क्लोजिंग फिलहाल जहाँ प्रोविजनल लेवल पर आती दिख रही। फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले मैं जल्दी से शाम का आपको पूरा एक्शन बता दूं। बात करेंगे सबसे पहले, आज गुरुवार है और हमारा फेवरेट शो बात दुनिया की। बहुत ही कम समय में इस शो ने दर्शकों के दिल में जगह बनाई है। ये हमारा ग्लोबल शो, इसमें पिछले हफ्ते रही है पूरी दुनिया में काफ़ी हलचल। दुनिया के कई देश अपनी शक्ति का एहसास करा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत की है जिससे कि उनकी पूरी बेवकूफ़ी सामने नजर आई है। ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साइंस, टेक्नोलॉजी और हॉलीवुड की ढेर सारी इंटरेस्टिंग खबरें आपके सामने आने वाली है। पहले देख लीजिए आज के शो का टीजर, ताकि आप 4:30 बजे एकदम तैयार हो जाएं इस शो के लिए। अमेरिकी फौजों के हथियारों पर तालिबान ने जमाया कब्जा। FATF में मिला झटका तो बहके इमरान के बोल। क्या वाकई साइबर वॉर के मुहाने पर खड़ा है अमेरिका? इटली की कोशिशों से क्या रुकेगा ग्लेशियर्स का पिघलना? और ब्रैड से दूर मगर किसके करीब पहुंची एंजेलिना जोली? देखिए बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है शाम 4:30 बजे का विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। शाम 5 बजे का शो भी, और वो है आज कोरोना पर विशेष डिस्कशन। क्योंकि अगर कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लोग अब घूमना फिरना आना जाना शुरू कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना अब भी बड़ा मुसीबत और मुश्किल का काम है। कि हर एक स्टेट के अलग अलग कानून हैं, दिल्ली के कुछ अलग, राजस्थान के अलग, कोई पंजाब हरियाणा के अलग, महाराष्ट्र के अलग। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो, कहीं RT-PCR मांगा जाता है, कहीं कहते हैं कि आपने दोनों डोज लगा लिए तो ठीक है चलेगा, कहीं जगह दोनों डोज लगने के बावजूद मांगा जाता है। तो मतलब कन्फ्यूजन इतना है कि पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये परेशानी उन सारे लोगों को भी हो रही है जिनके दोनों डोज लग चुके हैं। ऐसे में नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार को सुझाव ये दिया है कि जिन लोगों ने दोनों डोज लगा लिए हैं वैक्सीन के, उनसे भाई आप RT-PCR की रिपोर्ट मत मांगो, नहीं इन्हें क्वारंटीन होने के लिए कहना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मौजूदा हालात में ये संभव है?
हॉस्पिटलिटी सेक्टर को इससे जो मुश्किलें हो रही उससे कैसे दूर किया जाए, और क्या एक पॉलिसी होनी चाहिए पूरे देश में, किस सिचुएशन में आपको RT-PCR कराना है, किस में नहीं कराना है, इन पर करेंगे हम बातचीत। एम्स में कोविड सेंटर के चीफ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा साहब होंगे हमारे साथ, और कामत होटल्स के CEO विशाल कामत साहब होंगे। इन दोनों से करेंगे हम खास बातचीत। वैक्सीन आपका ट्रेवल पास, रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में आज की कवर स्टोरी जो होगी वो होगी नए मंत्रिमंडल को लेकर, नए मंत्रियों की नई चुनौतियां। ये है हमारी कवर स्टोरी, क्योंकि अब मंत्रियों के नाम के साथ साथ उनके डिपार्टमेंट मंत्रिमंडल भी आ चुके हैं, उन्होंने अपने काम भी संभाल लिए हैं। तो इन सारे मंत्रियों के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं और ये क्या अपनी चुनौतियों का हल निकाल पाएंगे, इस पर करेंगे हम खास बातचीत। दूसरी हमारी कवर स्टोरी है कपड़ा मार्केट का रियलिटी चेक। जी हाँ, कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इससे कारोबारियों में उम्मीद जगी है कि उनका कारोबार चल पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज कपड़ा मार्केट की ग्राउंड रियलिटी हम आपके सामने लेकर आएंगे, कपड़ा मार्केट का रियलिटी चेक, और इसके साथ ही इंडिया 360 डिग्री का अपडेटेड वर्जन आपके लिए पूरी खबरों के साथ आज रात 8 बजे होगा। आइए फाइनल क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब फाइनल क्लोजिंग 15,727 का ही है, 151 अंकों के नुकसान के साथ 1% नीचे निफ्टी, ठीक है। 1.5% के आसपास का नुकसान बैंक निफ्टी में, 500 अंकों का नुकसान 35,274 पर, कोई खास बुरा नहीं। और सेंसेक्स आपके लिए 485 अंक नीचे बंद होता दिख रहा है 52,568 पर। ये है। जाने के पहले एक बार जल्दी से आपको डाउ फ्यूचर्स बता दें, 450 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है जब हमारे बाजार बंद हुए हैं। ये आपके लिए एक्शन। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और आपको विशेष धन्यवाद एक नई टर्म का इजाद करने के लिए, राशन। मतलब मुझे स्टॉक की रिसर्च से ज़्यादा शब्द पे जो आपने रिसर्च की वो बढ़िया जोरदार लगा। जैन साहब, आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राशन स्टॉक तो जबरदस्त इन्होंने बनाया है। ये एक्रोनिम अब फेमस हो जाएगा, कुणाल जी का ये एक्रोनिम। बाकी मैं थोड़ा सा फैंग के सामने इन स्टॉक्स से थोड़ा सा डरा हुआ रहता, क्योंकि इंडिया में इनके वैल्यूएशंस बहुत हाई है। वहां पे फैंग के स्टॉक्स के भी उतनी वैल्यूएशंस नहीं है जितनी यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स को दी जाती है। तो एक स्टॉक नजारा की जब बात की थी तो मैंने मेरा नजारा दे ही दिया था। बट यस, ऑनलाइन मोबाइल और ये सारे अच्छे लगते हैं। बाकी ये इन दिनों में जो आप IPO आने वाला जोमेटो है या पेटीएम है, इन सब की वजह से ये वैसे ही बहुत माहौल में बने रहेंगे। सो लेट्स सी, राशन जो लोग ले रखे हैं वो लोग लेंगे। ये अलग ही जिनकी पर्सपेक्टिव होती है, लॉन्ग टर्म विजन होता है, वो लोग ये स्टॉक्स जरूर से लेना चाहिए। नहीं, नज़ारा के सामने आपने नजरिया दिया था। नज़ारा तो हम आपका करते हैं हर रोज, मतलब जो आप आके हमें दर्शन देते हैं उसे नज़ारा कहा जाता है, और जो आप कहते हैं वो आपका नजरिया है। तो जब सुबह सुबह जैन साहब के जेम्स होते हैं ना, तब आप नजरिया देते हैं, हम नज़ारा करते हैं, ऐसा है। तो चलिए, ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक जो। और ये कुणाल जी है ना, ये तो आप यहाँ पे इंडिया में, अगर यही कोई कनाडा अमेरिका में होता है ना, तो अब तक आपके नाम से ये फेमस हो जाता और एकदम वायरल हो जाता है कि चलिए, जैसा फांग स्टॉक है वैसा राशन स्टॉक है। लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया में फेमस होगा, ये आप निश्चिंत रहें, और इसकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि आपने जो बेहतरीन टर्म निकाली है, जो बेहतरीन स्टॉक ढूंढे हैं, वो काबिल तारीफ है, कमाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी आपका, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, जैन साहब, श्रीकांत जी और हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए वक्त देने के लिए। कल फ्राइडे है कल, ओहो हाँ, अब तो ऐसा लग रहा है कि आज ये जितना ऊपर नीचे हुआ है मार्केट इस हफ्ते में, ऐसा लगता है कि फ्राइडे की सख्त ज़रूरत है, और इस सख्त ज़रूरत के बाद कल फ्राइडे आता दिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही दिन तो और काम करना है। तो अब चाहे आप दिलो दिमाग से थके हो, लेकिन फिर भी चुस्त दुरुस्त होकर एक अच्छी सी नींद लेकर कल सुबह जुड़ जाइए एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन के लिए। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।